सेक्शन 3 इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963। भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 3 इस पूरे अधिनियम का बेस है, मूल है, आधार है। अगर धारा 3 नहीं हो तो ये एक्ट भी नहीं हो। इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, कहता क्या है ये एक्ट, कौन बताएगा? उन्नति जी। सर ये बताता है कि अगर आप वाद लेकर आ रहे हैं कोर्ट में तो कितने समय में ला सकते हैं? ठीक है, कोई भी वाद, अपील या आवेदन, 3 चीजों पे ये लागू है, केवल वाद पे नहीं है। किन पिन पे लागू है? शूट, अपील और एप्लीकेशन। अगर किसी भी प्रकार का कोई सूट है या अपील है या एप्लीकेशन है तो सभी के लिए एक लिमिट दे दी। आप कोर्ट में आना है तो इतने, अगर जुडिशियल रेमेडी चाहिए तो इतने समय में आना होगा। इसके बाद आते हैं तो क्या है? आपको कोर्ट नहीं सुनेगा, बाहर भगा देगा कि गेट आउट, हमारे पास नहीं आना। ये बात कौन बोलता है? यही बात सेक्शन 3 बोलता है कि जो हमने पीछे शेड्यूल में लिमिटेशन दे रखी है, जो हम पढ़ चुके, हाँ या ना, सबका समय पढ़ चुके ना, 137 आर्टिकल, उस समय के बाद अगर कोई व्यक्ति आता है तो कोर्ट उसे नहीं सुनेगा। ये बात बोलता कौन है? अब सोचिए सेक्शन 3 ही नहीं हो तो पीछे लिमिटेशन दे दी, 3 साल, 4 साल, 5 साल, और ये नहीं बोला आना इसी समय में है, तो फिर आदमी तो 3 साल लिमिटेशन है तो 10 साल में आएगा। लिमिटेशन का ऑब्जेक्ट ही कौन फुलफिल करता है? सेक्शन कहता है जो समय सीमा हमने वादों के लिए, शूट के लिए, अपील के लिए, एप्लीकेशन के लिए पीछे अनुसूची में दे रखी है, शेड्यूल में दे रखी है, उसके पश्चात यदि कोई व्यक्ति आता है तो कोर्ट उसे नहीं सुने। जैसे मनी रिकवरी सूट की समय कितना है, किसी को याद है? मैंने पैसा आपको दिया 1 साल के लिए, 1 साल बाद मैंने पैसा मांगा, आप नहीं लौटा रहे। मैं अब मुकदमा कितने समय में ला सकता हूं? उस 3 साल के बाद मुकदमा लाता हूं तो क्या प्रभाव होगा, सोचिए। यहां देखिएगा, पूरा एक्ट इसी से पढ़ेंगे हम। ये डायग्राम याद कर लीजिए, चार्ट याद कर लीजिए। ये क्या है? कॉज ऑफ एक्शन। बार बार नहीं लिखूंगा, अभी समझिए। इस डंडी का अर्थ अपन क्या समझेंगे पूरे एक्ट में? कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? वाद हेतुक, वाद लाने का अधिकार। किसी को मैंने आज थप्पड़ मारा तो वो आज से पहले केस कर सकता है क्या? आपके घर आज चोरी हुई, चोरी से पहले केस कर सकते हो क्या? मेरे घर चोरी हुई तो केस करने का राइट कब मिला? जब चोरी हुई तभी तो वाद लाने का अधिकार उसी को कहते हैं। मैंने कहा कि मैंने आपको 5 लाख रुपए उधार दिए आज, और कहा कि आप 1 फरवरी को लौटा देना। कब लौटा देना? तो क्या मैं 27 जनवरी को केस कर सकता हूँ, 28 को केस कर सकता हूँ पैसों के लिए? सुनिए, मैंने आज आपको पैसा दिया, आज कितनी तारीख है? 26 जैन है, 27 जैन है, चलो ठीक है, 27 जनवरी। और मैंने कहा 3 दिन बाद यानी 1 तारीख को आप मेरे को क्या कर देना? रीपे कर देना, ठीक है? तो क्या मैं कल मुकदमा ला सकता हूँ वहाँ पे पैसा वापस देने के लिए? क्यों नहीं? 1 तारीख का तो टाइम ही दे रखा है, उससे पहले मुकदमा ला सकता हूँ क्या? नहीं ला सकता। 1 तारीख को मैंने आपसे पैसे मांगे और पैसे नहीं देने पे क्या कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा? वाद लाने का हक। इससे पहले वाद लाने का हक है क्या? आज पैसे दिए, 1 तारीख का टाइम दिया, आप 1 तारीख के बीच में पैसा मांग सकते हो क्या? नहीं मांग सकते, क्योंकि मैंने टाइम, मान लीजिए मैंने 1 साल का समय दिया, तो अगले साल की 26 जनवरी तक आप मुझसे पैसा ना तो मांग सकते हो ना ही मुकदमा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि पैसा देते वक्त समय कितना दिया? 1 साल। 1 साल बाद मैंने आपसे पैसा मांगा और आपने दे दिया, तो भी वाद लाने का हक राइज हुआ क्या? किस लिए सूट ला रहे हो? पैसा मांगा, दे दिया, वाद ला सकते हो क्या? नहीं। कब ला सकते हो? 1 साल जो समय सीमा थी उसके बाद मैंने पैसा मांगा और आपने नहीं दिया तो केस कर सकते। क्लियर? मैंने आपको एक मकान किराए पे दिया और ये डील की कि मैं हर महीने के 1 तारीख को एडवांस तौर पे आपको महीने का किराया लूंगा। जनवरी का किराया मैं 1 जनवरी को ले चुका, आज चल रही है 27 जनवरी, मैं क्या फरवरी के किराए के लिए आज केस कर सकता हूँ क्या? कब कर पाऊंगा? 1 फरवरी आएगी और मैं आपसे पैसा मांगूंगा, आप नहीं दोगे तो
तो 1 फरवरी आई, मैंने पैसा मांगा, आपने नहीं दिया, तो क्या राइज हुआ? लिख लो इसे, कॉज ऑफ एक्शन। वाद लाने का कारण, हेतु क्या है? ठीक है, हमेशा ये वाली जो लाइन है ये किसे रिप्रेजेंट करेगी? कॉज ऑफ एक्शन। याद रहेगा, हमेशा जो टाइम पीरियड है वो कहां से शुरू होता है? यहीं से। ऐसे मैंने आपको पैसे दिए थे 1 जनवरी 2020 को। कब दिए थे? और कहा 3 साल के लिए पैसे उधार दिए। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। मैं केस करना चाहता हूं 1 जनवरी 2024 को। क्या हो जाएगा क्या केस? और जो नई वाले हैं वो बोलिए। 1 जनवरी 2020 को पैसा दिया, कितने समय के लिए दिया? 3 साल के लिए। और वाद लाना चाहता हूं 1 जनवरी 2024 को। हो जाएगा क्या? इसके 3 साल बाद तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा, वहां से 3 साल जुड़ेंगे। नहीं समझ रहे? 1 जनवरी 2020 को पैसा दिया और क्या बोला? आप कितने समय में लौटा देना? 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो यहां से 3 साल जोड़ो। 1 जनवरी 2023 को तो क्या लागू होगा? मेरा वाद लाने का हक चालू होगा। यहां से कितना समय मिलेगा मुझे? 3 वर्ष। यानी 1 जनवरी 2026 तक मैं क्या कर सकता हूं? वाद ला सकता हूं। तो ये हमेशा ये लाइन किसे रिप्रेजेंट करेगी? वाद लाने के अधिकार को। क्लियर? यहां से टाइम शुरू होता है। जैसे 30 दिन दे रखा है, 60 दिन दे रखा है, 90 दिन दे रखा है, 12 साल दे रखा है, 30 साल। तो वो हमेशा कहां से समय कहां से शुरू होता है? वाद लाने के हक से। आज मुझे अधिकार मिला तभी तो मैं अधिकार का उपयोग करूंगा, उससे पहले ही चला जाऊंगा कोर्ट। जिस दिन वाद लाने का अधिकार मिला तब से मैं कितना समय ले रहा हूं, तब से मैं कितना सोया हुआ हूं, ये लॉ देख रहा है। तब से 3 साल तक सोया हुआ हूं तो मुझे कोई भी रेमेडी नहीं मिलेगी। तब से मैं पहले साल ही आ गया तो आ सकता हूं, 3 साल तक आ सकता हूं कॉज ऑफ एक्शन से। क्लियर? ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है टाइम पीरियड के एंड को, लिमिटेशन पीरियड के एंड को। मतलब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, यहां से मनी रिकवरी सूट है तो कितने समय में ला सकते हो? 3 साल। और ये जो लाइन किसे रिप्रेजेंट कर रही है? इस टोटल समय। इसके बाद वाद ला सकते हैं क्या? ये क्या है? टाइम पीरियड का एंड। इसके बाद जस्ट यहां चिपकते हुए भी वाद लाते हैं तो कोर्ट क्या कर देगा? हम नहीं सुनेंगे आपके सूट को। क्यों? क्योंकि यह लिमिटेशन से टाइम बार्ड है। क्या बोलते हैं इसे? काल बाधित है। क्या है? टाइम बार्ड है। जो समय हमने दिया था 3 साल, इसमें आना था, इसके बाद आते हो तो कोर्ट नहीं, यहां आते हो तो सुन लेगा, यहां अरे भाई समय ही शुरू नहीं हुआ, उससे पहले तो आ ही नहीं सकते। यहां 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 इसी दिन जस्ट सुनना पड़ेगा। क्लियर? समझ गए ये बात? तो यही सेक्शन 3 कह रहा है। अब ये चार्ट जरूर ध्यान रखना, पूरा एक्ट हम इसी से समझेंगे। देखो थ्योरी पढ़ते रहोगे, लिमिटेशन एक्ट ऐसा एक्ट है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ोगे जीरो समझ आएगा, और थोड़ा सा इतना सा आप दिमाग लगाओगे पूरा एक्ट समझ आएगा। हम एक एक चीज को प्रैक्टिकल करके देखेंगे। हालांकि एग्जाम में आपसे कोई प्रैक्टिकल कुछ नहीं पूछेगा, पर इसलिए आवश्यकता है क्योंकि आपको समझ आ जाए, आपके अंदर बस गया, फिर आपके जचे वैसे लिख सकते हो आप और परफेक्ट लिख सकते हो। क्लियर? तो इस कार समझे ये क्या है? जब से वाद लाना का अधिकार शुरू हुआ, इसके बाद से आप सूट कर सकते थे। और ये लाइन क्या को डेडिकेट कर रही है? इसके बाद आप वाद नहीं ला सकते। और ये टोटल पीरियड, अब ये 30 दिन भी है, 10 भी है, 60 भी है, 90, हर केस के लिए अलग समय। क्लियर? ये हम पढ़ चुके हैं समय। ठीक है, अब सेक्शन 3 क्या कहता है? फिर सोचिए। सेक्शन 3 कहता है कि कोई भी शूट, अपील और एप्लीकेशन, जो समय हमने पीछे दे रखा है शेड्यूल में, यानी ये समय हो गया, इसके बाद यानी इस तारीख के बाद जिस दिन समय खत्म होता है उसके बाद कोई भी शूट, अपील या एप्लीकेशन लाया जाता है, यहां लेके आया मान लीजिए, तो कोर्ट उसे क्या कर देगा? खारिज कर देगा, नहीं सुनेगा, एडमिट नहीं करेगा। क्लियर? ये जो कोर्ट के अंदर बाहर जो बाबू बैठे रहते हैं वही कर देते हैं, कोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना, कि भाई साहब ये समय क्या हुआ है? टाइम बार्ड केस आया। चलिए ठीक है।
एक चीज जो सेक्शन 3 बहुत महत्वपूर्ण कहता है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मान लीजिए ए है जिसने बी को क्या दिया है, पैसा उधार दिया है। क्लियर? 2 महीने के लिए दिया 5 लाख रुपया, 2 महीने बाद ए ने पैसा अपना वापस मांगा, बी ने मना कर दिया। मना करने से क्या शुरू हो जाएगा, आपका वाद लाने का अधिकार शुरू हो जाएगा। हिंदी वाले वाद हेतु बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, कॉज ऑफ एक्शन को वाद हेतु। और कब तक ला सकता है केस, 3 वर्ष तक ला सकता है। मान लीजिए वो 3 साल बाद मुकदमा करता है, कौन, ए। सुनते रहिए, बी को क्या कोर्ट में ऑब्जेक्शन करने की जरूरत है कि सर समय समाप्त हो गया है? नहीं। यानी बी हो सकता है अनपढ़ व्यक्ति हो। मान लीजिए आप पे किसी ने आज से पहले, सोच के देखिए, ये तो हम क्लास ले रहे हैं लिमिटेशन की, लिमिटेशन पढ़ने से पहले आपको किसी ने 10 साल पैसे उधार दिए थे 10 साल पहले 1 साल के लिए, और आज कोर्ट में केस कर रहा है, तो आपको पता था क्या कि लिमिटेशन के कारण वो केस नहीं कर सकता था? ये बात पता थी क्या? नहीं। तो आप क्या करते चुपचाप, हाँ साहब लिए तो थे, दे दूंगा, थोड़े समय दे दूंगा, यही कहते कोर्ट में। ये कोई कहता क्या कि नहीं सर इसका तो सूट क्या हो गया, टाइम बार्ड हो गया, इसे खारिज करिए, क्योंकि हमें इस बात का कोई आइडिया नहीं। तो हो सकता है बी को ये बात पता ही नहीं हो कि लिमिटेशन नाम की कोई चीज होती, तो बी ने तो कोर्ट में कुछ बोला ही नहीं, तो क्या कोर्ट सुन लेगा? समय के बाद लाया हुआ वाद, अगर प्रतिवादी डिफेंडेंट कुछ ना बोले तो क्या कोर्ट सुन लेगा? ये कोर्ट की ड्यूटी है कि आफ्टर लिमिटेशन कोई भी केस आता है तो चाहे डिफेंडेंट कुछ डिफेंस में बोले या ना बोले, लिमिटेशन की बात कोर्ट की ड्यूटी है कि उन्हें इस केस को रिजेक्ट करना ही होगा। क्लियर? तो ये डिफेंडेंट पे नहीं है, ये प्योरली किस पे है, आप लोगों में ड्यूटी है जब आप उस सीट पे बैठेंगे कि हर सूट में देखें कि क्या इसमें लिमिटेशन के अंदर आया है या आफ्टर लिमिटेशन आया है। डिफेंडेंट की या डिफेंडेंट के वकील की ड्यूटी ये नहीं, हो सकता है उन्हें ये ज्ञात नहीं हो। विधि कभी भी सोए हुए आदमी की रक्षा नहीं करेगी, और ये विधि और लॉ खुद ध्यान रखेगा कि वो आदमी सोया हुआ था, भले ही सामने वाला ना, भले ही बी ना कहे कि सर ये तो टाइम बार्ड है, क्योंकि बी को पता नहीं है, पर कोर्ट को तो पता है ना कि ये 3 साल के बाद आया है, तो कोर्ट इस केस को एडमिट नहीं। क्लियर? आइए पढ़ते हैं सेक्शन 3 जो सबसे मेन है इस पूरे एक्ट का। सर 1 और 2 जरूर पढ़ाएंगे, चिंता मत करो ना, डरना मत। हेडिंग क्या है पार्ट 2 की, लिमिटेशन ऑफ शूट, अपील एंड एप्लीकेशन। देखिए इन्होंने पार्ट 2 और पार्ट 3 को बांट रखा है सेक्शन 3 से 24 तक, पर हमने बात की थी, आपको याद हो तो, सेक्शन 3 इस एक्ट का मेन सेक्शन है जो मना करता है लिमिटेशन के बाद वाद नहीं ला सकते, वाद, अपील, एप्लीकेशन, और 4 से 24 तक उसके अपवाद है। अपने को ऐसे ही याद रखना है। आइए देखते हैं सेक्शन 3 क्या कहते हैं। बार ऑफ लिमिटेशन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन इन सेक्शन 4 to 24, पहले ही बोल दिया, धारा 4 से 24 के अंतर्गत रहते हुए, यानी उनमें जो बातें बोली है वो तो क्या है, अपवाद है, हाँ या ना, तो उनके अधीन रहते हुए एवरी शूट इंस्टीट्यूटेड, अपील प्रीफर्ड एंड एप्लीकेशन मेड, तीनों की बात बोल दी। जो वाद दायर होता है, अपील, जो अपील के लिए क्या लिखा है इन्होंने, अपील की गई अपील, और आवेदन किया गया आवेदन, ठीक है। एप्लीकेशन मेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, कौन सा, जो पीछे दे रखा है ना, सेल बी डिसमिस्ड, अंडरलाइन इट, सेल बी डिसमिस्ड। कोर्ट चाहे तो सुन सकता है कि इस केस को आफ्टर लिमिटेशन, लॉ का ऑर्डर है कोर्ट को, जब भी किसी भी विधि में सेल वर्ड आए दैट मीन्स लॉ ने ऑर्डर दिया है, किसे, कोर्ट को ऑर्डर दिया, अगर कोर्ट के रेफरेंस में आए, सेल बी डिसमिस, ऐसे वाद को खारिज, ऐसी अपील को, ऐसी एप्लीकेशन खारिज किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इस पे टिक करिए, आल्दो के बाद ऐसे स्टार लगाइए, टिक करके स्टार लगाइए, इस लाइन पे अंडरलाइन करके स्टार लगा लो। Although limitation has not been set up as a defense, चाहे सामने वाले ने लिमिटेशन का नाम ना भी लिया हो, बी को भले ही नहीं पता हो,
फिर भी कोर्ट की ड्यूटी है कि ऐसे वाद, अपील और आवेदन को क्या कर दें। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि क्या डिफेंडेंट को डिफेंस करने की आवश्यकता है? नहीं, ये कोर्ट की ड्यूटी है कि आफ्टर लिमिटेशन आप कोई भी शूट अपील एप्लीकेशन नहीं सुनोगे। क्लियर? हिंदी वाले आइए देखिए, यह धारा 4 से 24 तक, जिसके अंतर्गत दोनों धाराएं आती हैं, यानी 4 भी है और 24 भी, अंतर्वेश उपबंधों के अध्ययन, उनमें जो बातें लिखी है वो इनके अपवाद हैं, उनको तो ध्यान में रखना ही है। उसके अलावा यह है कि विहित काल के पश्चात, जो पीछे समय दे रखा है ना, हालांकि विहित काल आफ्टर कैलकुलेशन बोलते हैं 4 से 24 के अंतर्गत, पर ठीक है, जो पीछे हमने शेड्यूल के अंदर जो कैलकुलेशन दे रखा है, विहित काल के पश्चात हर संस्थितवाद, की गई अपील और किया गया आवेदन खारिज कर दिया, अंडरलाइन इट, जाएगा, नॉट जा सकता है। कोर्ट का डिस्क्रिप्शन नहीं है, मर्जी नहीं है, चाहे तो सुन ले चाहे तो खारिज कर दे, नहीं, कोर्ट को उसे खारिज करना ही होगा, क्योंकि लॉ ने कह दिया इतने समय में आना है, नहीं आए बाढ़ में जाओ। क्लियर? यद्यपि, इस पे भी स्टार लगाए, यद्यपि प्रतिरक्षा के तौर पर परिसीमा की बात ना, प्रीलिम्स और इंटरव्यू में सबसे ज्यादा यही बात पूछते हैं, ये जो लास्ट वाली लाइन अंडरलाइन करवाई है आपको, यद्यपि प्रतिरक्षा के तौर पर परिसीमा की बात नहीं, यानी डिफेंडेंट चाहे बोले नहीं बोले, ज्ञान हो नहीं हो, कोर्ट की ड्यूटी है कि वो उसे क्या करें, ऐसे केस को, जो समय के, समझ आ रहा है ना, और नॉर्मल चीज है कि जो हमने पीछे शेड्यूल में समय पढ़ा है, आर्टिकल 1 से 137, उसके बाद कोई भी व्यक्ति आता है तो कोर्ट उसकी अपील, एप्लीकेशन और सूट को क्या कर देगा, खारिज। क्लियर? याद रहेगा? 2 चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट थी, सेल वर्ड कंपल्सरी है, और दूसरा भले ही डिफेंस के तौर पे ना बात उठाई हो तो भी आपको खारिज कर दें। दोनों बातें समझ आई सबको? पक्का? चलिए, ये तो थी मूल बात। अब सबसेक्शन 2 क्या कहते हैं, देखिए, हमने 2 चीजें तो पढ़ ली, देखो आपको शायद समझ आए बात। इधर देखिए, हमने ये तो पढ़ लिया, ये क्या था, कॉज ऑफ एक्शन, यानी इस दिन वाद लाने का अधिकार आपका शुरू हुआ, और ये क्या था, इस दिन समय समाप्त, और ये क्या था, टाइम पीरियड था, टोटल 3 साल है, या जो भी, हम एग्जाम्पल साधारणतः 3 साल ही लेंगे पूरे एक्ट में। क्लियर? ये क्या था, बीच के अंदर मैं जो ये कर रहा था, यहाँ कर रहा था, जब मैं शूट कर रहा हूं वो तारीख, यहां शूट करता हूं तो शूट डिसमिस कर दिया, यहां करूंगा तो अलाउ है, यही तो बात है। शूट करना किसे कहते हैं, नहीं समझे? यही बात है। देखिए, इस समय के भीतर भीतर मुझे वाद लाना था, यहां से लेके यहां तक। क्लियर? मैंने अपने वकील को यहां हायर कर लिया, उसने इस तारीख को ड्राफ्टिंग कर ली, पूरी फाइल तैयार कर ली इस तारीख को, कौन सी तारीख को सूट दर्ज माना जाएगा? कोर्ट तक पहुंच गया इस तारीख को, ये भी जानना जरूरी है ना कि किस दिन आप, वो समय ही तो देखना है कि आप इस समय के भीतर आए हो। आना कब मानेंगे, कोर्ट में आ गए आप, यानी आपका शूट इंस्टीट्यूट हो गया, वो किस तारीख को मानेंगे? जिस दिन आपने तैयार कर लिया, उस दिन डाक में डाल दिया, उस दिन, तो जिस दिन कोर्ट में जो ऑफिसर अपॉइंट है इसके लिए, वाद किसके समक्ष लाया जाएगा, भाई कोर्ट का ये ऑफिसर इसके समक्ष, तो उस ऑफिसर को आपने वाद पकड़ा दिया, आप वहां गए थे, उस दिन कहा कि नहीं आज टाइम लैप्स हो गया, कल आना, आज की छुट्टी हो गई, आप लेट पहुंचे, तो क्या उसी दिन जिस दिन आप पहुंचे थे वो माना जाएगा, या अगला दिन जिस दिन आप, वही बात है। अब हमें ये पढ़ना है सबसेक्शन 2 में कि आपने वाद दायर करा दिया, एप्लीकेशन दायर करा दी, अपील दायर करा दी, ये किस दिन मानी जाएगी? जिस दिन आपने फ्रेम कर लिया उस दिन नहीं। आइए देखते हैं। डेट तो होती है। जी हाँ होती है, पर एप्लीकेशन मैंने डेट लिख के अपने पास ही रख ली, क्या दायर हो गया क्या उस दिन? तो यही बता रहा है कि आप किस तारीख को, एप्लीकेशन में आपने डेट डाल ली लिमिटेशन के अंदर की और दे रहे हो आज, ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता क्या?
वकीलों से खुरापाती है कौन? जब मुझे पता है लिमिटेशन खत्म हो गई थी, कब हो गई? 1 जनवरी को, तो मैं उसमें तारीख काय की डाल दूंगा? 20 दिसंबर डाल दूंगा। जमा आज करा रहा हूँ, तारीख क्या डाल रहा हूँ? तो आपके तारीखों से कुछ नहीं होना यार। स्पष्ट बोला है मुकदमा दायर किस दिन माना जाएगा। आइए देखते हैं सबसेक्शन। मतलब जो ले रहा है 100% उसका शूट का नंबर इंस्टीट्यूट होता है, पूरा रजिस्टर होता है उनके पास, उसे बोलते हैं वादों का रजिस्टर ऑफ शूट। उसके अंदर आपको नंबर दिया जाता है। इस साल में 532वां केस आपका आया है। क्लियर? तो सब कुछ वो व्यवस्था है। आइए देखते हैं। पहले मूल बात आप समझ गए, पीछे जो लिमिटेशन में पीरियड है उसके बाद कोई भी आएगा उसे हम नहीं सुनेंगे। आना कब माना जाएगा? सबसेक्शन 2 इस अंग्रेजी में पहले पढ़ लेते हैं भाई। फॉर द पर्पज ऑफ दिस शूट, ए पॉइंट, ए शूट इज इंस्टीट्यूटेड। किस दिन एक वाद संस्थित हुआ, ये कब माना जाएगा? फर्स्ट इन ऑर्डिनरी केसेस। जनरली तो यही चलता है। शूट कब इंस्टीट्यूट हुआ, कब माना जाएगा? जनरली पहला क्लोज। इन ऑर्डिनरी केस व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर। कोर्ट ने आदमी अपॉइंट कर रखा है, इसके पास वाद पत्र जमा करा दोगे, प्लेंट जमा करा दोगे, उस दिन क्या माना जाएगा? आपकी हियरिंग की डेट आ रही है 6 महीने बाद, उससे मतलब नहीं है। आप किस दिन कोर्ट के जो ऑफिसर अपॉइंट है ना कि भाई साहब ये इसके समय वाद दर्ज होता है, वहाँ कब पहुँच गए थे, उसको कब पकड़ा दिया था, उस दिन आपने वाद दायर करवा दिया था, आप अब फ्री हो। क्लियर? यानी ये लिमिटेशन पीरियड है तो आपको इस तारीख से पहले पहले कहाँ जाना है? कोर्ट के प्रॉपर ऑफिसर के पास जाना। क्लियर? चलें आगे। सेकंड, ये तो था जनरल केसेस में, एकदम ऑर्डिनरी है ना। आपने कब मुकदमा दर्ज कराया? जब मुकदमा दर्ज कराने के लिए जो आदमी है उसके पास आप पहुंच गए। ठीक है। सेकंड, इन द केस ऑफ पॉपर, पॉपर मीन्स इंडिजेंट, इंडिजेंट मीन्स पुअर, गरीब व्यक्ति है ना। जो व्यक्ति न्यायालय फीस देने में असक्षम है, यहां गरीब का अर्थ क्या मानोगे आप? आप करोड़पति हो सकते हैं तो भी आप पॉपर हो सकते हैं, मेरे बात समझिएगा। कुल मिला के जो कोर्ट फीस है वो आपके पास देने को नहीं। ठीक है। ऑर्डर 33 रूल 1 का एक्सप्लेनेशन बताता है कि इंडिजेंट पर्सन होता क्या है। आप इतना ही ध्यान रखिए, सिविल मामलों में हमेशा कोर्ट में जाने से पहले कोर्ट क्या लेता है? कोर्ट की फीस लेता है कि मैं आपके लिए काम करूंगा सिविल मामले में, पर उसकी क्या लगेगी? तो जिसके पास देने को फीस नहीं है वह व्यक्ति पॉपर है। क्लियर? गरीब के तौर पे कब माना जाएगा? क्या लिखा है सर? When his application for leave to sue as a pauper is made। देखिए, गरीब व्यक्ति सीधा वाद नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता? उसके पास क्या नहीं है? ऑर्डिनरी केस में बोला, जब आप किसके प्रॉपर ऑफिसर के पास चले जाते हो, प्रॉपर ऑफिसर के पास जाओगे तो वो तो फीस मांगेगा, फीस नहीं दोगे तो केस दर्ज होगा नहीं, तो आप तो बैठे रहोगे। इधर देखिए, सुनिए, गरीब के तौर पे हमेशा क्या होता है? मुझे वाद लाना है, सिविल में कोई भी वाद लाओगे पहले देनी पड़ेगी न्यायालय फीस। पर मान लीजिए मेरे पास कोर्ट फीस है ही नहीं, तो मैं क्या केस ही ना करूं क्या? आर्टिकल 39A है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो बोलता है इक्वल जस्टिस का सिद्धांत है, समान न्याय मिलना चाहिए सभी को। और कोई भी, उसमें स्पष्ट लिखा है, कोई भी व्यक्ति सिर्फ पैसों के कारण न्याय से वंचित नहीं रहेगा। इसके लिए हमारे पास सुविधाएं हैं तरह तरह की। उनमें से एक सुविधा ऑर्डर 33 है सीपीसी के अंदर, सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर, कि अगर आप गरीब व्यक्ति हैं, कोर्ट फीस जमा नहीं कराते, तो कोर्ट में एप्लीकेशन दीजिए इस बात की कि मैं क्या हूं सर? गरीब व्यक्ति हूं, मुझे बिना कोर्ट फीस के आप सुन लीजिए। कोर्ट उस एप्लीकेशन को डिसाइड करता है, सुनता है, सबूत लेता है, आपकी संपत्ति चेक करता है, आसपास के लोगों से पूछता है। जब पता लगता है आप वास्तव में गरीब हैं तो आपको बिना कोर्ट फीस के भी आपका केस एडमिट कर लेता है। क्लियर? पर आपने गरीब के तौर पे वाद लाने के लिए एप्लीकेशन की, तब से लेके आपको गरीब माना गया, उसमें समय लग सकता है, और वो समय 6 महीने भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, कोई मना नहीं। हाँ या ना? अब सोच के देखिए,
ये क्या है? कॉज ऑफ एक्शन। आपको कोई वाद लाना था, यहाँ पे आपकी ये प्रॉपर्टी है, इस पे किसी ने क्या कर लिया? बी नाम के व्यक्ति ने कब्जा कर लिया। हम एग्जाम्पल में देखिए, पोजेशन के लिए वाद 12 वर्ष में है। मेरे एग्जाम्पल से ऐसे वो मत होइएगा सर इसमें तो इतना, मैं सभी एग्जाम्पल में समय कितना लूंगा? 3 साल, सबसे बेहतर रहता है। क्लियर? सभी में समय कितना लूंगा? 3 साल। तो आप ऐसे में नहीं सर इसका समय तो 30 है, इसका 12 है, वो मत करना, होशियारी नहीं। एंड ये एंड की डंडी थी, ठीक। मैं एक व्यक्ति है जिसने यहाँ पे क्या किया? गरीब है, सीधा बात तो ला ही नहीं सकता। पहले क्या चाहिए? कोर्ट से परमिशन चाहिए कि भाई बिना कोर्ट फीस के मुझे अलाउ कर दे। मैंने यहाँ एप्लीकेशन की कोर्ट को, किस बात की? सर मैं निर्धन व्यक्ति हूँ, मुझे बिना पैसों के वाद लाने दिया। एप्लीकेशन चली, कोर्ट ने एविडेंस लिए, लोगों को बुलाया, सुना, सब कुछ किया। यहाँ आके कोर्ट कहता है हाँ बेटा तू गरीब है, तू निर्धन के तौर पे वाद लिया। अगर ये बात यहाँ नहीं लिखी होती जो हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ कोर्ट ने मुझे क्या अलाउ किया? बिना कोर्ट फीस के वाद दिया। मैं कोर्ट के पास गया, सर बिना कोर्ट फीस के वाद लाता हूँ। कब बुलाया हूँ? आफ्टर द लिमिटेशन। क्या सुनेगा कोर्ट? साधारणतः बात करो ना आप। आफ्टर लिमिटेशन, लिमिटेशन तो यहाँ एंड हो गई थी, मैं उसके बाद आया हूँ ना, हाँ या ना? अरे बाबा यही तो लिखा है सेक्शन 3 में मूल, कि आफ्टर लिमिटेशन कोई आता है तो कोर्ट सेल डिसमिस हिज शूट अपील एप्लीकेशन। ये कब आया है? वाद कब कर रहा है ये? तो नहीं सुनना चाहिए ना हिसाब से, इसलिए यहाँ पे क्लियर किया। आपने ये जो एप्लीकेशन की है ना, पहुंच गया था ना कोर्ट वाद कब दायर किया? सर बात तो सीमा के अंदर ही कोर्ट एप्लीकेशन की है, वाद कब दायर किया? बाद में वाद तो यहाँ अलाउ किया कि भाई आप गरीब के तौर पे वाद ला सकते हो, तभी तो किया ना। ये हो यहाँ भी सकता है, मैं एग्जांपल जान पूछ के दे रहा हूँ ताकि आपको बात समझ आए। देखिए ये समय सीमा थी, इसके भीतर आना था। यहाँ मैंने एप्लीकेशन की है कि मुझे क्या किया जाए? गरीब माना जाए, सूट नहीं किया है। ये एप्लीकेशन यहाँ एडमिट हुई तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ एडमिट हुई एप्लीकेशन, इसीलिए ये भी तो दे सकता था, मेरे को 16 ही निकलना होता था। एग्जांपल मैं जान पूछ के ये दे रहा हूं। मैं टाइम के बाद एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है, तो अब मैं वाद लेके आऊंगा, तो कोर्ट क्या कहेगा? सेक्शन 3 लागू होता है ना, क्या कहता है? एवरी शूट अपील एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड डिसमिस्ड। तो कोर्ट के पास तो ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए इस बात को क्लियर किया कि गरीब के तौर पे जब वाद लाते हो, ऑर्डिनरी केस में तो जब आप कोर्ट पहुंचे हो, ये ऑर्डिनरी केस नहीं है। ये कैसा केस है? इन द केस ऑफ पॉपर। आप कब के कोर्ट में पहुंच गए, कब माना जाएगा? पढ़िए, शायद अब समझ आए। व्हेन हिज एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू एज ए पॉपर इज मेड, यानी जिस दिन आपने एप्लीकेशन दी थी उसी दिन क्या मान लिया जाएगा? आपने क्या कर दिया था? आया समझ? क्यों सर? क्या यह विधि सोए हुओं की सहायता नहीं करती? यही पढ़ा था, विजिलेंटिबस नॉन डोरमेंटिबस जुरा सविनियम। विधि सुप्त व्यक्तियों की सहायता जो अपने अधिकारों लेकर सोए। क्या ये सोया हुआ था? क्या सोया हुआ होता तो ये एप्लीकेशन ही कहां देता? ये जाग रहा था। बिटवीन जो समय है उसमें इसने कहा सर मुझे वाद लाना है, प्लीज अनुमति दीजिए, तो ये सोया हुआ तो बिल्कुल भी नहीं था। समझ रहे हैं हम किन्हें सजा दे रहे हैं? जो अपने अधिकारों लेकर। ये एप्लीकेशन ही यहाँ पे देता, इसके बाद सर मुझे पॉपर के तौर पे वाद लाने दिया जाए, तो क्या एडमिट होता सूट? नहीं, एप्लीकेशन भी एडमिट नहीं होती। समझ रहे हैं बात को? विधि सोए हुओं की सहायता नहीं करती। ये तो एप्लीकेशन इसने कब की थी? ड्यूरिंग लिमिटेशन की थी, तो इसकी लिमिटेशन चाहे वाद कभी भी दायर किया जाए, हम क्या मानेंगे? इसने वाद कब दायर कर दिया था? जिस दिन उसने गरीब के तौर पे वाद लाने के लिए एप्लीकेशन। आ रही है बात समझ सबको? जिसे नहीं आ रही या तो बोलो, और या फिर यस सर बोलो, या तो नो बोलो या यस बोलो। ये बीच के अंदर जो पड़े हैं उनका कोई लेना देना नहीं है। समझ आया? नहीं आया? तो घर जाओ, फ्री कर देंगे आपको। हाथों हाथ आपकी जो शूट चल रहा था उसे कैंसिल कर देंगे। अगर अभी भी लिमिटेशन में आप हो तो वापस पैसे दे के ले आओ वाद, लिमिटेशन में नहीं हो तो मजे करो।
नहीं समझे बात को? ये था यहाँ एप्लीकेशन की गरीब के तौर पे, यहाँ एक्सेप्ट हो गई एप्लीकेशन, और यहाँ पता लगा कि भाई साहब ये गरीब नहीं है तो पैसा दो, क्योंकि अभी लिमिटेशन में ही हो। तो टाइम तो खराब हुआ तो सर उनके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है? किसका टाइम खराब हुआ? जैसे कोर्ट का। कोर्ट हमेशा कोस्ट के लिए सीपीसी में सेक्शन 35, 35A, 35B है, विलम्ब वगैरह कारित करते हो तो आप पे कोस्ट लगाई जाते है, वो सब प्रावधान है, उनकी आप चिंता मत करो। कुछ भी ऐसा कोर्ट में कुछ भी नहीं होता कि आप सोचे सिर्फ मजे ले लो कोर्ट के, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोर्ट में मजे नहीं ले सकते आप, वो कोर्ट है ना। बेटा तो बटन खुला कर भी जाओ तो भी ध्यान रखेगा, तो कोर्ट के आप मजे नहीं ले सकते। ऐसा मत सोचिए कि हम क्या करेंगे, कोर्ट के मिसयूज कर लेंगे। ठीक है, तो जनरल केसेस में वाद कब दायर माना जाता है, शूट कब इंस्टीट्यूटेड माना जाता है? जब आप कोर्ट के प्रॉपर ऑफिसर के समक्ष अपना वाद पत्र जमा करा दें। इन केस ऑफ पॉपर, गरीब के तौर पे, जब आपने गरीब के तौर पे एप्लीकेशन लाए थे उसी दिन मान लेंगे आपने शूट कर दिया था, भले ही शूट कभी भी करो, पर ये तो तब होता है जब एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई हो। अब सोचिए, ये समय है, यहाँ आपने एप्लीकेशन लिया है कि सर मैं गरीब हूँ, यहाँ एक्सेप्ट हुई, तो यहाँ वाद लाते हो तो भी क्या माना जाएगा, आप वाद कब ले आए थे? पर यहाँ रिजेक्ट हो गई एप्लीकेशन गरीब के तौर पे। इसके बारे में सेक्शन 13 बोलता है, बात करेंगे। अगर ये एप्लीकेशन आपने गुड फेथ में जमा कराई थी, आपको लगता था आप गरीब हैं, तो ये समय खराब हुआ है तो कोर्ट आपको इतना समय एक्स्ट्रा दे देगा, कोई बात नहीं, पैसा लेके आओ और चलाओ। जब सेक्शन 13 आएगा तब पढ़ेंगे, अभी कंफ्यूज मत हो। सिंपल सी बात, अगर गरीब के तौर पे आप आवेदन करते हो, जिस दिन आवेदन किया उसी दिन आपने वाद दर्ज किया, ये मान लिया जाएगा। चलें आगे, थर्ड वर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है सर? इन द केस ऑफ क्लेम अगेंस्ट कंपनी। कंपनी तो कोई व्यक्ति नहीं है ना, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन है। इन द केस ऑफ ए क्लेम अगेंस्ट कंपनी विच इज बीइंग वाउंड अप बाय द कोर्ट। जानते हैं क्या होता है वाउंड अप? थोड़ा बहुत किसी का कॉमर्स बैकग्राउंड रहा हो तो वो समझ आएगा। जब कंपनी अपना लीगल स्टेटस छोड़ रही हो, यानी बंद हो रही हो। कंपनी ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बंद कर दो, क्या गेट बंद कर दिया कंपनी बंद हो गई, ऐसे नहीं होता। इसे उत्पत्ति की गई है तो इसका विनाश भी करना पड़ता है, खुद को खत्म भी इसे करना पड़ता है ना। कंपनी एग्जिस्ट में कब आई? जब आपने कंपनीज एक्ट में इसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तभी आई। सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो वैसे ही इसे क्या करना पड़ता है, खत्म भी करना पड़ता है। तो मान लीजिए हमने एक कंपनी बनाई थी जिसे हम चाहते हैं कि अब हम क्या कर दें, उसका जो ऑब्जेक्ट था वो फुलफिल हो गया, अब उसे बंद कर दें। क्लियर? तो बंद करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वाइंडिंग अप, या इसमें जो बोला है वाउंड अप। क्लियर? कंपनी क्या हो रही है, पूरी की पूरी। अब वाउंड अप के समय क्या होता है, कंपनी लाखों लोगों से पैसे मांगती होगी, हाँ या ना, और कंपनी कई लोगों को पैसा देती भी होगी, दोनों ही काम है। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी की बहुत सारी संपत्तियां होंगी, बिल्डिंग्स होगी, फर्नीचर्स होंगे, लैपटॉप्स होंगे, बहुत कुछ होंगे, हाँ या ना। कंपनी से कई लोग अपनी सैलरी, कोई डिविडेंड, कोई शेयर, कुछ मांगता होगा, बहुत सारा लेना देना। तो इसके लिए एक आदमी अपॉइंट होता है, उसे बोलते हैं लिक्विडेटर। क्या बोलते हैं? यानी कंपनी की सारी संपत्ति, कंपनी को वाउंड अप करने का काम जिसे दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? समापक बोलते हैं। वैसे शासकीय तो ये गवर्नमेंट का तरफ से अपॉइंट हो गया, तो शासकीय क्या बोलते हैं? लिक्विडेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपकी सारी मांगों को वो लेता है कि कौन कौन आपसे पैसा मांगता है, और यानी आपकी जितनी भी एसेट्स हैं उन सबको सेल कर देगा, और उनसे जितनी भी लाइबिलिटीज है उन्हें चुका देगा, फिर जो बच गया उसे उनके मालिकों को दे देगा। ये सारा प्रोसेस कौन करता है? लिक्विडेटर करता। अब मान लीजिए ये एक कंपनी है, ये कंपनी से ABCD ये लोग पैसा मांगते हैं, ठीक है, सैलरी हो गई, किन्हीं का शेयर हो गया, किन्हीं का लेना देना कंपनी से हुआ होगा, और कुछ लोग हैं PQRS जो कंपनी को पैसा देते हैं। क्लियर? यानी ये कंपनी की एसेट्स हो गई और ये लायबिलिटी। तो इनसे पैसा लेगा कौन? लेगा
लिक्विडेटर, और इन्हें पैसा देगा कौन देगा? इन लोगों को अगर वाद लाना है कंपनी के खिलाफ अपने पैसों के लिए तो कहां जाएंगे? कोर्ट के पास जाने से क्या फायदा? ये ऑर्डिनरी केस, कोर्ट क्या करेगा इसमें? पैसा कौन देगा आपको? तो कंपनी जब वाउंड अप हो रही हो तो आपने मुकदमा दायर किया, ये कब माना जाएगा? जब आपने प्रथम बार अपना क्लेम किसके समक्ष ले आए? पैसा आपको यही तो देगा। तो इसे जब आपने कह दिया सर मेरे पैसे, उस दिन मान लिया जाएगा आपने अपना मुकदमा दर्ज करा दिया। आई बात समझ? आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। इन द केस ऑफ ए क्लेम अगेंस्ट ए कंपनी विच इज बीइंग वाउंड अप, कंपनी कैसी है जो क्या हो रही है? वाउंड अप हो रही है, ठीक है, बाय द कोर्ट, कोर्ट वाउंड अप करा रहा है। When the claimant first send in his claim to the official liquidator, कब माना जाएगा आपने वाद संस्थित कर दिया? जिस दिन आपने इसके समक्ष अपना क्लेम लिया है, क्योंकि ये किसने अपॉइंट किया है? कोर्ट ने अपॉइंट किया। तो अब कोर्ट के ऑफिसर के समक्ष नहीं जाना, कहाँ जाना है? क्लियर? इसके समक्ष आप जब पहुंचे तो मान लिया जाएगा कि आपने मुकदमा दायर करवा दिया। ये तो हो गया when should instituted, क्लियर? ए पॉइंट। बी पॉइंट क्या है सर? पहले सी पढ़ लीजिए, बाद में बी पे आते हैं। एन एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ मोशन इन हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में एप्लीकेशन आप दर्ज करते हो तो वो कब मानी जाएगी? वो सेम ही बात, इज मेड व्हेन द एप्लीकेशन इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ दैट कोर्ट। हाई कोर्ट में भी आपने कोई एप्लीकेशन दायर की है तो कब मानी जाएगी? आपने दायर कर दी जिस दिन वहां के प्रॉपर ऑफिसर के समक्ष आप पहुंचे। ये तो ठीक थे। बी पे आइए, समझना पड़ेगा बी को आपको ध्यान से, है ना? पहले बी समझने से पहले दो वर्ड जानने पड़ेंगे। वन इज सेट ऑफ एंड सेकंड इज व्हाट इज सेट ऑफ एंड व्हाट इज काउंटर क्लेम। काउंटर क्लेम तो शार्क टैंक वाला है। अच्छा, और काउंटर ऑफर बोलते हैं उसे। काउंटर ऑफर है बट काउंटर समझ आता है। हाँ, वेरी गुड। और सेट ऑफ का मतलब होता है कि हम ये एक्सेप्ट करें कि आप भी कुछ मांगते हो लेकिन मैं भी कुछ मांगती हूँ तो उसको हम दोनों को। और काउंटर क्लेम मतलब? काउंटर क्लेम का मतलब, काउंटर का मतलब होता है कि आप कुछ नहीं मांगते, सिर्फ मैं ही आपसे मांगती हूँ। आप बोल रहे हो कि मैंने आपको 500 रुपये दिए, आप बोल रहे नहीं मैंने दिए थे। ठीक है, हाँ आप बताओ। मतलब दो आदमी होते हैं तो एक उससे एक 10,000 मांगता है, वो बोलता है मैं भी तेरे से 5,000 मांगता हूँ, तो वो बोल रहा है 5,000 ले ले और 5,000 लेस कर ले, बराबर कर दे। चलो ठीक है। और मुजरा किसे बोलते हैं भाई? सेट ऑफ को हिंदी में क्या बोलते हैं? वो नहीं, वो तकिए लगा के ऐसे बैठ के वो वाला नहीं है ना? हाँ, कोई और है सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम वाला? एकदम जनरल समझते हैं ताकि सबको समझ आए। ए और बी दोनों व्यापारी हैं, आपस के अंदर लेन देन होता रहता है। रॉ मटेरियल बी से खरीदता है और आगे उसको कंस्ट्रक्ट करके प्रोडक्शन करके आगे बेचता है। तो इन दोनों के बीच लेन देन होना स्वाभाविक है। एक कोई पैसा था जो ए बी से मांगता था 10,000 रुपये, जैसा वटराज जी ने कहा। ए ने बी पे मुकदमा किया कितने रुपए का? 10,000। मेरे 10,000 रुपये दो। बी कहता है हाँ कोई बात नहीं, तू 10,000 मांगता है तो 5,000 तो मैं भी मांगता हूं तेरे से। देखिए दो तरीके हैं। आप से कोई दोस्त जिसके साथ आप रात दिन रहते हैं, खाना पीना करते हैं, घूमते हैं, बाहर जाते हैं, वो कभी आपसे कहे कि हाँ मेरे वो 10,000 तूने लिए थे वो दे, तो आप क्या कहोगे? 500 एक दिन याद है क्या मैंने भी तेरे को दिए थे, है ना? वो 1,000 रुपये याद है क्या तूने एकदम से बोला था पेट्रोल डलवा दे तो मैंने दिए थे, ऐसा बोलते हो। फिर काट के कितने देते हो? जो बच गया वही देते हो। दैट इज सेट ऑफ ओनली। क्लियर? सिंपल शब्दों में सेट ऑफ क्या है? मैं आपसे मांगता हूं तो आप कहते हो हाँ भाई तू मांगता है कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं भी तेरे से मांगता हूं वो घटा के दूंगा। दैट इज सेट ऑफ। आपस में क्या हो गया? सेट ऑफ हो गया, घटा घुटू के। फिर या ऐसा किया जाए कि मैं पहले 10,000 दूं आपको, फिर आप वो 2,000 रुपये मेरे को दो। ये सही है क्या? सोच के तो देखो कि नहीं 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 वो तो 2,000 अलग है, पेट्रोल पूंटर वाला है, तू तो मेरे दे पहले 10,000 रुपये। ऐसा है क्या? मैथ्स नहीं, महिलाएं करती है ऐसा। पूजा करते हैं ऐसा। इससे फायदा क्या होता है समझाओ तो सही। समझ गए? दैट इज सेट ऑफ, सिंपल शब्दों के अंतर्गत।
ठीक है, तो अब यहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, बी से केवल, या ऐसा करेगा कि पहले बी से 10,000 ए को दिलाएगा, फिर ए को कहेगा इनमें से 5,000 इसे दे दे, या कोर्ट क्या करेगा सीधा ही बी से ए को क्या करेगा 5,000 दिला देगा, दोनों का हिसाब क्लियर, दैट इज सेट ऑफ। काउंटर क्लेम क्या होता है सर? ये सेट ऑफ केवल पैसों में हो सकता है, हाँ या ना, या और किसी चीज में भी हो सकता है सेट ऑफ? ए बी को कहता है एक जमीन है जिसपे बी ने कब्जा कर रखा है, मेरी छुड़वा दो सर। बी कहता है सर इतनी जमीन मेरी भी है, कहीं उस पे उसने भी कब्जा कर रखा है, घटा के दे देता हूं। ऐसा है क्या? सिर्फ सेट ऑफ काय में होता है, मनी रिकवरी शूट में ही सेट ऑफ हो सकता है, पर काउंटर क्लेम कहीं भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मेरी वाइफ ने मेरे पे क्लेम किया कि ये मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं और मुझे इस ग्राउंड पे क्रूअल्टी करते हैं और मेरे को क्या चाहिए, डाइवोर्स चाहिए। कोर्ट में मैं कहूं कि मैं नहीं करता, ये करती है और मुझे चाहिए इससे डाइवोर्स, इसे नहीं चाहिए, दैट इज ये नहीं मैं, है ना, समझ रहे हैं कि जस्ट उल्टा। यहां तो क्या था, अरे ये तो है ही, मैं भी मांगू। और काउंटर क्लेम क्या हो गया, अरे साहब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो वाली बात है। अगर एक पैसों में ले तो ए बी को कहता है कि मैं 10,000 मांगता हूं, बी कहता है तू क्या मांगे, मैं मांगू धार में 10,000 रुपया दो, दैट इज काउंटर क्लेम। जैसे मान लीजिए, चलो छोड़िए वो पर्सनल एग्जांपल हो जाएगा, कोई वीडियो देखेगा तो समझ आया। सेट ऑफ मीन्स सर ये मांगता है तो मैं भी इसे मांगता हूं, घटा के देंगे, क्लियर, दैट इज सेट ऑफ। काउंटर क्लेम ये नहीं मांगता सर, मैं मांगता हूं, इसका राइट नहीं बनता, किसका बनता है, मेरा बनता है। काउंटर क्लेम करना, एकदम काउंटर, उलट बात करते हैं। अब पढ़िए क्या लिखा है सर, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। इसे लोग रट लेते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है लिमिटेशन में कि आप रटने बैठ जाओ। सब कुछ समझने जैसा है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल चलता है ये समझने के लिए, उसके बाद बहुत इजी है। आइए देखते हैं। अब इसे लगभग लोगों ने रटा हुआ है, जबकि इसका कोई सेंस ही नहीं है रटने के बाद। एनी क्लेम बाय वे ऑफ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम शैल बी ट्रीटेड एज ए सेपरेट शूट। पहले तो इस बात को जानिए, आपने ए ने बी पे मुकदमा किया कि मैं उससे कितने मांगता हूं, 10,000 रुपये मांगता हूं, ठीक है। बी कहता है कि मैं भी 5 मांगता हूं, तो इस मैं भी 5 को एक क्या माना जाएगा, सेपरेट शूट। सेपरेट शूट होगा तो इसकी लिमिटेशन भी होगी, ये भी एक समय में ही मांगा जाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कभी भी मांग लो। ये समय था, मान लीजिए इसमें मुकदमा दर्ज हुआ, सेट ऑफ मांग रहे हैं यहाँ, काउंटर क्लेम मांग रहे हैं यहाँ, इनका भी क्या होगा, सेपरेट शूट होगा, यानी इन्हें भी अंडर लिमिटेशन है, हाँ या ना। सेक्शन 3 मूल यही तो कहता था, एवरी शूट, है ना, अपील और एप्लीकेशन समय के अंदर ही आनी चाहिए। तो इन्होंने क्या कह दिया, काउंटर क्लेम और सेट ऑफ भी क्या है, शूट है। तो अब इन पे भी वो बात लागू हो गई कि इन्हें भी कब आना पड़ेगा, लिमिटेशन के अंदर ही आना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को, इन्होंने क्यों लिखा दैट इज सेपरेट शूट, हालांकि ये बात वहां भी लिख रखी है ऑर्डर 8 में भी, है ना, जब 6 और 6A में जब ये सेट ऑफ काउंटर क्लेम है कि इन्हें सेपरेट शूट माना जाता है, ठीक है। एंड सेल बी डीम टू हैव बीन इंस्टीट्यूट, और ये कब मांगे हुए माने जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट देखिए, इन द केस ऑफ ए सेट ऑफ ऑन द सेम डेट एज द शूट इन विच द सेट ऑफ इज प्रीडेड। बहुत मस्त बात है। सेट ऑफ तो सब जान गए, होता क्या है, आइए देखिए, ये क्या है, ये जानते हैं पूरा, दैट इज कॉज ऑफ एक्शन। ये समय था आपका और ये समय यहाँ समाप्त होता है। किसी ने वाद किया, ए ने बी पे 10,000 रुपए का, यहाँ पे अंडर लिमिटेशन है, वाद चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो चलेगा चलेगा ना, हाँ कोई दिक्कत, ठीक है, नहीं बोलोगे, सही बात है। यहीं पे सेट ऑफ मांग लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अंडर लिमिटेशन है सेट ऑफ भी। मैं तो ले रहा हूं, देखिए सारे एग्जाम्पल ऐसे ले रहा हूं जिससे समझ आए, ऐसा नहीं है कि हाँ मैं अंदर ही अंदर सेट ऑफ मंगवा दूं, अंदर ही अंदर काउंटर में, फिर तो हाथों हाथ ही समझ आ जाएगा। चलो आगे सर, सारे एग्जाम्पल उल्टे ले रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना। सेट ऑफ कहाँ मांगा, यहाँ सेट ऑफ खुद क्या है, एक ये कहता है 5,000 मैं भी मांगता हूं, ये क्या है, सेपरेट शूट है। तो इसे भी क्या होना चाहिए,
अंडर लिमिटेशन होना चाहिए। ये क्या है लिमिटेशन के बाद। अब इसने क्या लिखा है पढ़ते हैं वापस। एंड सेल बी डीम टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। इंस्टीट्यूट तो हुआ है इस तारीख को, पर माना क्या जाएगा? सेल बी डीम्ड का अर्थ तो जानते हैं, माना जाएगा कि ये कब इंस्टीट्यूट हुआ, कब का माना जाएगा? इन द केस ऑफ सेट ऑफ ऑन द सेम डेट एज द शूट इन विच सेट ऑफ इज प्लीडेड। सेम डेट एज द शूट। शूट कब दायर हुआ था? अंडर लिमिटेशन हुआ था, तो सेट ऑफ भी क्या मान लिया जाएगा? उसी दिन मांगा गया था जिस दिन शूट किया था, यानी सेट ऑफ कभी भी मांगा। इसका अर्थ ओवरऑल यही निकल के आया, अगर शूट लिमिटेशन में दायर हुआ है तो सेट ऑफ कभी भी मांग लो, आफ्टर लिमिटेशन में मांग लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सेट ऑफ चाहे कभी भी मांगो, माना क्या जाएगा कब मांगा गया? जिस सूट में वो मांगा गया है। सूट क्या था? 10,000 रुपए का था, इसी में मांगा है, तो यही माना जाएगा जिस दिन सूट था उसी दिन सेट ऑफ। सेट ऑफ यहां मांगा तो भी कब माना जाएगा? इसी दिन। यहां मांगा तो भी इसी दिन, यहां मांगा तो भी इसी दिन, यहां मांगा तो भी, यहां मांगा तो भी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? किसी भी वाद के अंदर आप सेट ऑफ मांगते हो या काउंटर क्लेम मांगते हो तो दोनों ही पृथक वाद है, अर्थात दोनों के लिए लिमिटेशन लागू होगा। परंतु इन्होंने दोनों के बारे में बताया। सबसे पहले बोला सेट ऑफ, इन द केस ऑफ सेट ऑफ, हमेशा सेट ऑफ उस दिन मांगा हुआ माना जाएगा। मांगा हुआ मांगा तो इस दिन है, आफ्टर लिमिटेशन मांगा है, पर माना कब जाएगा? उसी दिन जिस दिन वो सूट दायर हुआ था जिसमें सेट ऑफ मांगा गया। समझ गए? वह सूट कब दायर हुआ था? अंडर लिमिटेशन हुआ था, तो ये भी क्या माना जाएगा? आपने अंडर लिमिटेशन ही दायर किया। क्लियर? हिंदी वाले, मुजरा या प्रतिदावे के तौर पर दावा एक पृथक वाद समझा जाएगा और यह समझा जाएगा कि ऐसा दावा मुजरे की दशा में उसी तारीख को, किस तारीख को? जिसको वह वाद संस्थित किया गया हो जिसमें मुजरे का विवेचन किया है। वो वाद कब संस्थित किया गया था जिसमें मुजरा मांगा है? तो ये सेट ऑफ भी उसी तारीख का माना जाए। क्लियर? इन बातों को समझ लो, वापस पढ़ोगे तो कंफ्यूज होगे। क्लियर? क्लियर? इन द केस ऑफ काउंटर क्लेम। अब क्या आता है? ये तो क्या था? सेट ऑफ आपने कब मांगा? आफ्टर लिमिटेशन, तो भी क्या माना जाएगा? उसी दिन जिस दिन वाद दर्ज हुआ। पर काउंटर क्लेम की दशा में ऐसा नहीं है, जब मांगोगे तभी माना जाएगा। वाद तो यहां दायर कर दिया था, ये बार बार लिखने की जरूरत है क्या? कॉज ऑफ एक्शन एंड, ये तो अब तो आदत पड़ गई होगी, नहीं पड़ी कोई बात। वाद कब दर्ज हुआ? अंडर लिमिटेशन। और काउंटर क्लेम यहां मांगा है आपने, क्या काउंटर क्लेम मांगने दिया जाएगा? ये कह रहा है काउंटर क्लेम उसी दिन मांगा हुआ माना जाएगा जिस दिन मांगा है। इसका अर्थ क्या हुआ? काउंटर क्लेम हमेशा अंडर लिमिटेशन ही मांगना पड़ेगा। यहां मांगा है तो इसी दिन मांगा हुआ माना जाएगा, यानी ये लिमिटेशन के बाद है, नहीं सुनेंगे। यहां मांगता तो भी इसी दिन माना जाता, यानी लिमिटेशन के बाद है। यहां मांगता तो भी रिजेक्ट, यहां मांगता तो काउंटर क्लेम उसी दिन मांगा हुआ माना जाएगा जिस दिन मांगा गया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी काउंटर क्लेम हमेशा अंडर द लिमिटेशन ही मांगना पड़ेगा। सेट ऑफ कब मांग सकते हो? कभी भी। क्यों? क्योंकि सेट ऑफ की डेट वही मानी जाती है जिस दिन सूट दर्ज हुआ था, और काउंटर क्लेम की डेट वो मानी जाती है जिस दिन काउंटर क्लेम किया था। क्लियर? क्या समझे ये सर से? सर ये समझिए कि सेट ऑफ तो विकास साहब बताएंगे। विकास साहब क्या होता है? सर सेट ऑफ जो है वो माना जाता है जिस दिन सूट इंस्टीट्यूट कर रहा है। Very good. काउंटर क्लेम इज डीम्ड टू बी मेड ऑन द डे ऑन व्हिच इट इज एक्चुअली मेड। वेरी गुड। यानी इसमें कुछ डीम किया नहीं जाता है। एक्चुअल में डीम्ड कहाँ किया जाता है? केवल सेट ऑफ में। काउंटर क्लेम तो उसी दिन माना जाएगा जिस दिन मांगा गया, यानी लिमिटेशन में मांग लोगे तो बेहतर है, नहीं तो फिर इनकी इफेक्ट भी समझिए, सिर्फ ये नहीं है। यानी इसका अर्थ, पूरा पढ़ने का अर्थ क्या निकला? सेट ऑफ कभी भी मांगोगे चलेगा, काउंटर क्लेम लिमिटेशन में ही मांगना पड़ेगा। यही तो बात हुई ना। अब इन्हें साफ शब्दों में भी ये लिख सकते थे, परंतु ये साफ में लिखते तो आप यहाँ आते ही क्यों? चले आगे। ये सेक्शन 3 था जो इस
एक्ट का बेस है, मूल है। एक बार वापस बोलता हूं मैं, आप भी बोलिए। देखिए ये माइनर एक्ट है, जो भी माइनर एक्ट है इन्हें आप, जो होता है ना घर का के घोड़ पी सका पान, ये वो चीज़ें हैं। इनमें आपको एक एक लाइन, एक एक सेक्शन, एक एक हेडिंग, उसके अंदर की एक एक लाइन, उसके पॉइंट्स ABCD 1 2 3 एक्सप्लेनेशन, एक्सेप्शन सब याद हो सकता है। और यही वो अधिनियम है जो याद होने के बाद आपको वापस माथा दुखाने की इनमें जरूरत नहीं है। यही वो एक्ट्स है जिनमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट होता है। आपके पास मान लीजिए सिलेबस में 16 एक्ट है, एक एक्ट आपने करके छोड़ दिया तो दिमाग में ये चीज़ रहेगी, एक तो मेरा पूरा हो रखा है कि मुझे उसकी टेंशन लेने की जरूरत। ऐसे आप 5-6 भी करके बैठ जाते हो ना, आप अपना कॉन्फिडेंस देखिएगा नेक्स्ट लेवल चल जाता है। सारे लोग यही गलती करते हैं जुडिशरी की, चाहे भारत में कहीं भी तैयारी कर रहे हो, मेजर एक्ट के पीछे दौड़ते हैं। वो ऐसी चीज़ है जो याद करोगे और भूलोगे, याद करोगे भूलोगे, याद करोगे, उनमें पढ़ते रहो, वो वापस जाते रहेंगे, वापस आते रहेंगे। उनका आपके पास कोई ऐसा नहीं है कि मैं पकड़ करके बैठ जाऊँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप इंडेक्स याद करके बैठ जाओगे, उन्हें बार बार रिवीजन की ज़रूरत है। इसे देखने की हकीकत में कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपको भी ऐसे ही याद करना है, सेक्शन 3 क्या था, उसमें पॉइंट कितने थे, सब सेक्शन 2 है, पहला क्या कहता है, यानी आपको कैसे याद करना है, सेक्शन 3। यहाँ मेंस की 7वीं हो जाएगी फिर तैयारी, नहीं तो फिर मेंस में फिर रटने बैठो। यहीं पे अभी जब पढ़ रहे हो तभी मेंस के हिसाब से, इंटरव्यू के हिसाब से ही पढ़ो। सेक्शन 3 में क्लोज कितने हैं सर, 2 है। पता चल गया ये बात? जी हाँ सर, पता चल गया। पहला क्या है, कोई भी शूट, अपील और एप्लीकेशन अगर आप प्रिस्क्राइब पीरियड के वेदकाल के पश्चात लाते हो तो शैल बी डिसमिस। इंपॉर्टेंट वर्ड या तो ये था कि यह अधिनियम केवल सूट, अपील और एप्लीकेशन पे ही लागू है, या ये है कि ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन नहीं है, कोर्ट को ऑर्डर है लॉ का कि उन्हें इसे डिसमिस करना ही पड़ेगा आफ्टर लिमिटेशन, चाहे डिफेंस के तौर पे ये बात ना। ये 3 बातें अगर आपको पता है तो इसकी लैंग्वेज आप अपने आप से फ्रेम करके रटने की आवश्यकता नहीं है, आप लिख सकते हैं। क्लियर? फर्स्ट। सेकंड, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन A, B और C एवरी शूट इज इंस्टीट्यूटेड। कब माना जाएगा? इसमें भी 3 पॉइंट दे रखे हैं क्या? क्या है? 1 2 3 है। पहला, इन ऑर्डिनरी केस, इन केस ऑफ पॉपर, गरीब के तौर पे, और कंपनी जो वाइंड अप हो रही है उसको। इन ऑर्डिनरी केस जब प्रॉपर ऑफिसर के सामने आप जमा करा दो। इन केस ऑफ पॉपर जब आपने पॉपर के तौर पे एप्लीकेशन दायर की है। इन केस ऑफ कंपनी वाइंड अप जब आपने ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपना क्लेम दे दिया है। यही लिखना है। तो आप ऐसा खुद भी बना सकते हैं, फिर वापस डायरेक्ट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। सिंपल लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज, उसी को फ्रेम करके लिख दो। बी में क्या था? इन केस ऑफ सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। पहली बात ये लिखनी है, इन्हें क्या माना जाएगा? सेपरेट शूट। और ये कब दायर माने जाएंगे? ये फर्स्ट कहता है इन केस ऑफ सेट ऑफ, जब वह शूट दायर किया गया जिसमें सेट ऑफ मांगा गया है। और इन केस ऑफ काउंटर क्लेम, जब वास्तव में काउंटर क्लेम खुद मांगा गया है। और सी में बोला कोर्ट के अंदर आप हाई कोर्ट में मोशन से अगर एप्लीकेशन दे रहे हैं तो उस दिन मानी जाएगी एप्लीकेशन जिस दिन आपने प्रॉपर ऑफिसर को खत्म। तो आपको क्या याद होना चाहिए? सेक्शन, उसके सब सेक्शन, उसके अंदर भी अगर कुछ है पैरा, क्लोज वगैरह माइनर एक्ट में हो सकते हैं, और साथ साथ करोगे तो उसका कोई मुकाबला नहीं है। आज मान लीजिए आपने लिमिटेशन एक्ट से एक्ट शुरू किया है तो आपके पास पढ़ने को कुछ भी नहीं है। क्या है पूरा दिन करने को? जो लोग कर चुके हैं सीआरपीसी, सीपीसी, उनके बाद तो चलते ही टेंशन हो जाती है कि वो भूल रहे हैं यार, वो कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। आपके पास क्या टेंशन है? कुछ भी। तो साथ करोगे तो टेंशन मुक्त रहोगे, नहीं तो ये बेड़ा हो जाएगा पूरा लिमिटेशन। फिर नेक्स्ट एक्ट होगा, वो भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, कौन सा पढ़े? जो लोग कह रहे हैं कि अब 2 दिन है मेरे पास, 2 दिन में पढ़ लूंगा, तो पहले ही पढ़ लो टाइम से ही, साथ साथ ही, है ना, ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाद में नहीं होता उतना,
ना तो मन करता है, न चीज़ों में उतना इंटरेस्ट आता है। साथ साथ में आपको जब ये चीज़ें पता है, इन्हें पढ़ोगे तो वास्तव में फील वही आएगा जो मैं बता रहा हूँ, नहीं तो फिर इसका अर्थ भी कुछ और निकल सकता है आपके मन में। अभी अभी करोगे तो बहुत बेहतर रहेगा, है ना। सबसे पहले यही काम किया करो, जो पढ़ाया है उसे वापस। सेक्शन 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे? एक्सेप्शन है क्या इसमें? अपवाद। वेरी गुड। 4 से लेके 24 तक, ठीक है। सेक्शन 4 to 24। अनुराधा जी माइक म्यूट कर लीजिए। सेक्शन 4 to 24। सबसे पहला सेक्शन 4, सभी धाराएं महत्वपूर्ण है। फिर बताता हूँ लिमिटेशन एक्ट की। आप देखिए लिमिटेशन एक्ट, अब तो सिविल के अंदर एक्ट बहुत कम हो गए। पहले 33 एक्ट थे। आरजेएस के एग्जाम में पहले कितने एक्ट थे? सिविल के 33 अधिनियम थे। अभी तो टोटली मिला के आरजेएस लेवल शायद 15-16 ही है एक्ट, है ना, इतने ही है। सिर्फ सिविल के 33 थे। उनमें से प्रीलिम्स में 35 क्वेश्चन सिविल के आते हैं, आया ना। उसमें भी सीपीसी नाम का भूमिया एविडेंस है, हाँ? बड़े बड़े एक्ट थे, पर फिर भी लिमिटेशन कभी अपनी इंपॉर्टेंस चुका नहीं है आज तक। उस 33 में से पर्सन आ जाना एक्ट से बड़ी बात है। 10-10, 12-12 एक्ट के तो मेंस में क्वेश्चन ही नहीं आते थे। आप सोचिए, जितने एक्ट आप आज पढ़ रहे हैं ना, उतने एक्ट तो हम पढ़ते थे और उनके एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं दिखता था कि वो पढ़े, पूरे साल दुख पाए और उनमें से सिंगल एक नंबर का क्वेश्चन नहीं आया। सोच के देखिए। और उन एक्ट में ऐसे एक्ट भी थे जिनमें सेक्शन थे 500-500, 600-600, यानी आपने 600 सेक्शन पढ़े एक एक्ट में और उस एक्ट में से एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आया। हमारे साथ तो वो चोट हो रखी है ना। तो आपको बहुत ही खुशनसीबी आपकी, आपका सिलेबस ना के बराबर है, कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ फिर इतना इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हर सेक्शन, है ना। मैं आपको कहूँ कि एक को कहूँ ये किताब पढ़ के आनी है और एक को कहूँ ये पन्ना पढ़ के आना है, कौन बेहतर बताएगा? अब आपको यही पढ़ना है, तो यही पढ़ना है, तो इसमें से फिर एक एक डिटेल में क्वेश्चन पूछूंगा। पूरा पूछता तो मेन बात पूछता, और सिर्फ यही पूछूंगा तो वही एग्जाम में होना है। आपको एक एक पॉइंट का अर्थ पता होना चाहिए और एक एक पॉइंट आपको आना भी चाहिए। क्लियर? सेक्शन 4, हालांकि लिमिटेशन एक्ट तो खुद बहुत महत्वपूर्ण है, सेक्शन 4 पे भी इम्पोर्टेंट, सारे पे टिक करने हैं वैसे तो सभी सेक्शन। क्या लिखा है सर? विहित काल का अवसान जब न्यायालय बंद। इधर आ जाओ, बाद में पढ़ेंगे हम, पहले समझेंगे हर सेक्शन को फिर पढ़ेंगे, है ना। विहित काल का अवसान, विहित काल मतलब प्रिस्क्राइब पीरियड खत्म हो रहा है। कब खत्म हो रहा है? जिस दिन कोर्ट बंद है। ये तो समझ आ रहा है सबको? दैट इज, यहां से आप वाद ला सकते हो इस दिन से, और कहां तक ला सकते हो? इस तारीख। ये मान लीजिए 3 साल का समय था। आप इस दिन से लेके इस दिन तक कभी भी जाओ, कोई मना है क्या? आप आखिरी दिन परीक्षा का फॉर्म भरो, मना है क्या? या कुछ अलग होता है आपके साथ? 10 नंबर काट के देते हैं आपको एग्जाम में, तो पहले दिन भरो तो भी मेरिट में आते हो क्या? पहले दिन भरने से, और आखिरी दिन भरो तो भी पास हो सकते हो मेरिट में। तो वही कहानी है। 3 साल का समय है। मैं चाहे तो पहले दिन वाद लेके आऊं, मैं चाहे तो, मेरा अधिकार है या नहीं? अरे बाबा आपने तो दिया है ये राइट। मान लीजिए मेरा दोस्त था, या कोई दोस्त छोड़िए, कोई भी व्यक्ति था जिसे मैंने पैसा दिया लाख रुपया, ठीक है। मैं उससे पैसा मांग रहा हूँ, मना कर दिया उसने, भाई दूंगा ऐसे करके गोली, जो भी ड्यू डेट थी उसको पैसा नहीं दिया, तो मेरा कॉज ऑफ एक्शन शुरू हो गया। पैसा नहीं दिया तो कॉज ऑफ एक्शन शुरू है। मैं वाद ला सकता, पर मैं सोचा दोस्त है यार, क्या केस करना, दे देगा। मैं दिखाता रहा। पर जब मुझे पता लगा, मेरे वकील ने कहा क्या बेटा, या क्या, फिर दोस्त ने कहा दूसरे ने कि क्या है। मैंने कहा कि यार केस तो कैसे लाऊं, लास्ट दे देगा, बाद में ले आएंगे, नहीं देगा तो, कि बाद में नहीं, समय कितना होता है, ले आ फटाफट। तो लास्ट के दिनों में मुझे पता लगा कि वाद, मैंने पूरा वेट किया उसका कि लास्ट तक भी दे दे तो चलेगा, पर नहीं दिया तो अब मेरे पास क्या इलाज है, केस करना ही पड़ेगा। अब मैं केस कर रहा हूँ। जिस दिन कोर्ट गया, लास्ट दिन गया मैं कोर्ट,
और कोर्ट की क्या थी उस दिन, छुट्टी थी। क्या हुआ, मैंने लास्ट तक वेट किया कि मेरा दोस्त है, और जिस दिन मैं कोर्ट गया उस दिन क्या थी, कोर्ट की छुट्टी। मेरी गलती है क्या? क्या मैं सोया हुआ हूं क्या? क्यों नहीं सोया हुआ? क्योंकि मैं उन 3 साल में कभी भी जाऊं मेरी मर्जी है। मुझे सोया हुआ आप तब तक 3 साल के 1 सेकंड भी होते ही मुझे सोया हुआ बोल सकते हैं। 3 साल से 1 सेकंड पहले भी मुझे सोया हुआ आप नहीं बोल सकते। मैं लास्ट दिन कोर्ट गया और लास्ट दिन क्या था, आप सोच के देखिए, आपका एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट है, 10 दिन मिले, आप आखिरी दिन फॉर्म भरने गए, उस दिन नेटवर्क नहीं चला, उन्होंने बंद कर दिया। क्या वो बोल सकते हैं कि आपको 9 दिन दिए थे, आखिरी दिन क्यों आए? बोल सकते हैं क्या? आप ही ने तो दिया था टाइम, उसी में मैं आया हूं। क्या मना कर सकते हैं क्या वो सुनने से? वैसे ही कोर्ट भी मना नहीं कर सकता। जिस दिन भी वापस कोर्ट खुलेगा वो एक दिन आपको मुकदमा करने के लिए मिले। ये सेक्शन 4 केवल तब लागू है जब न्यायालय आपकी परिसीमा काल के आखिरी दिन बंद हो। बीच में 100 दिन बंद था, फर्क नहीं पड़ता। कब बंद हो? आखिरी दिन जब आप गए तब अगर कोर्ट बंद था, क्योंकि बीच में 100 दिन बंद था तो वापस खुला तब कर लेता। आखिरी दिन बंद था तो वापस खुलेगा, तब तक तो लिमिटेशन खत्म है। इसलिए आपको वापस से 1 दिन का समय मिलता है। जब भी पुनः कोर्ट खुले आप क्या कर सकते हैं, मुकदमा दायर कर सकते हैं। क्लियर? आ रही है बात समझ? यानी लिमिटेशन पीरियड के लास्ट डे अगर क्या हो, कोर्ट लास्ट डे अगर कोर्ट क्या हो, क्लोज हो, तो आप क्या करेंगे, जब भी वापस कोर्ट खुले, अगले दिन खुलता है, 5 दिन बाद खुलता है, 10 दिन बाद खुलता है, 20 दिन बाद खुलता है, जब भी खुलेगा आपको उस दिन कोर्ट में जाने का मौका मिलेगा। क्लियर? क्यों मिल रहा है? सिंपल सी बात समझिए मेरी, अगर 4 से 24 में अपवाद है ना, तो इसका मतलब कोई ना कोई कारण है। बिना कारण के कोई अपवाद नहीं लिखा होगा, ये जरूर समझिएगा आप। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही जच गई, इन्होंने अपवाद दे दिया कि समय बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं है। हर चीज के पीछे कारण है। हमारा मेन बेस क्या है पूरे एक्ट का, कि विधि सोए हुए व्यक्तियों की सहायता, वो सोया हुआ नहीं था, वो अपने समय में गया, पर उस दिन गलती किसकी? कोर्ट बंद था। मेरी गलती है क्या? कोर्ट की गलती है ना? तो मुझे 1 दिन का समय मिले। क्लियर? पढ़ लीजिए अब। जहां की किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए विहित काल का अवसान किसी ऐसे दिन होता है। देखिए एक चीज और, इस बैरक में जब भी आप सेक्शन पढ़ेंगे ये ध्यान रखना है कि कौन सा सेक्शन सूट, अपील, एप्लीकेशन तीनों पे अप्लाई है। 3 चीजें ही है ना, ये एक्ट हाईएस्ट 3 चीजों में अप्लाई है, सूट, अपील और एप्लीकेशन। हमने पढ़ा था सूट, अपील और एप्लीकेशन, ये 3 चीजें पढ़ी थी। एप्लीकेशन 2 प्रकार की, अदर देन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री यानी अदर देन ऑर्डर 21, और ऑर्डर 21 की एप्लीकेशन, यही पढ़ा था। तो कई सूट है जो इन तीनों पे लागू है, कई सेक्शन जो ऐसे हैं जो ये तीनों को गवर्न करते हैं। कई सेक्शन केवल इसको गवर्न करेंगे, कई केवल इसे करेंगे, कई केवल इसे करेंगे, कई इसे ही करेंगे, कई इसे ही करेंगे। तो एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है ये धारा किस पे अप्लाई है, तो आपको सभी के पीछे, तो इसको सूट को A नंबर लिख लो, अपील को B और एप्लीकेशन C। इसे C1 कर लो, इसे C2 कर लो। मतलब सर अब जैसे सेक्शन 3 काय पे लागू होता है, सूट, अपील, एप्लीकेशन पे, तो उसपे छोटा सा लिख लो ABC। उससे क्या होगा, जब भी सेक्शन 3 पढ़ेंगे हमें याद रहेगा कि यह तीनों पे लागू है। फिर आता है मान लीजिए सेक्शन 4, तो वो भी किस पे लागू है, तो ABC लिखोगे। सेक्शन 5 केवल काय पे लागू है, अपील और एप्लीकेशन अदर देन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, तो वहां क्या लिखोगे, B और C1। सेक्शन 5 के ऊपर क्या लिखोगे, B मतलब अपील और C1 मतलब एप्लीकेशन अदर देन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, एप्लीकेशन अदर देन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। और C2 क्या है, एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री।
तो सेक्शन 3 काय पे लागू है सर? ABC तीनों यानी सूट अपील एप्लीकेशन। सेक्शन 4 ABC तीनों यानी सूट अपील एप्लीकेशन। सेक्शन 5 केवल अपील और C1, B और C1 मतलब अपील और एप्लीकेशन अदर देन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। धारा 6 काय पे लागू है? शूट पे और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। तो उसमें लिखेंगे A और C2। आप तो पहले ये चार्ट बना लो, बाकी मैं खुद ही लिखवा दूंगा। शूट मतलब A, अपील मतलब B और एप्लीकेशन मतलब C। उसमें दो नाम दे दिए, एप्लीकेशन अदर देन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री C1, एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री C2। तो सेक्शन 3 ABC तीनों पे लागू, सेक्शन 4 ABC तीनों पे लागू। आइए, जहां किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए विहित काल का अवसान किसी ऐसे दिन होता है, यानी लास्ट ये खत्म जब हो रहा है पीरियड, वो किस दिन हो रहा है सर? जिस दिन न्यायालय बंद हो। लास्ट दिन जब ये लिमिटेशन खत्म हो रही है उस दिन क्या हो? कोर्ट बंद हो। वहां उस दिन वाद संस्थित किया जा सकेगा, अपील की जा सकेगी, आवेदन किया जा सकेगा जिस दिन न्यायालय फिर हो। Where the prescribed period for any suit, appeal or application expire on a day when the court is closed, the suit, appeal or application may be instituted, preferred or made on the day when the court reopens। आप कब मुकदमा कर सकते हो, कब अपील कर सकते हो, कब? जब भी वापस लास्ट दिन कोर्ट बंद था तो वापस जब भी खुलेगा तब आप कोर्ट में जा सकते। एक क्वेश्चन और पूछता है, क्या सेक्शन 4 डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है या आपका राइट है? राइट है आपका। क्या है? मना नहीं कर सकता कोर्ट। क्यों? क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं है। आप जागे हुए, आप गए हैं लिमिटेशन में, भले ही आखिरी दिन ही क्यों ना जाएं, कोर्ट आपको डिस्क्रिशन नहीं है कोर्ट को किसी प्रकार का। आप जिस दिन भी वापस कोर्ट खुलेगा वापस जा सकते। इसका एक एक्सप्लेनेशन है। ये क्या है सर? ए कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी क्लोज्ड। कोर्ट क्लोज माना जाएगा कब? ऑन एनी डे, हर उस दिन, विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन इफ ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ इट्स नॉर्मल वर्किंग आवर्स इट रिमेन क्लोज ऑन दैट डे। लास्ट दिन था 27 जनवरी केस करने का, क्लियर? कोर्ट का टाइम मान लीजिए 10 से 5 है खुलने का, मान लीजिए, ऐसा है नहीं, मान लीजिए। आप कोर्ट पहुंचे 3 बजे और कोर्ट 12 बजे ही बंद हो गया था आज। क्या आपको वापस अगला दिन मिलेगा? जी हाँ मिले। उस काम के, उस दिन, लास्ट दिन, काम के प्राइक घंटे क्या थे? 10 से 5। उसमें भले ही 5 मिनट भी बंद रहा हो, मैं उसी वक्त पहुंचा, मेरी क्या गलती? मैं समय में गया या नहीं? कोर्ट बंद था, मेरी गलती नहीं है ना। तो कुल मिला के काम के प्राय घंटों के दौरान उस दिन, लास्ट दिन, कोर्ट कभी भी बंद रहा है तो आप मान सकते हैं कि कोर्ट पूरे दिन बंद था। कोर्ट खुला, ऐसा नहीं कह सकता कोर्ट कि मैं तो खुला था 10 से 12, तेरे को आना चाहिए था। भाई मैं 1 बजे आया, मैं 2 बजे आया, मना है क्या? टाइम क्या है कोर्ट का? तो मैं कभी भी आ सकता हूं या नहीं आ सकता? तो कुल मिला के काम के किसी भी घंटे के दौरान अगर कोर्ट उस दिन बंद रहा है तो हम मान सकते हैं कि कोर्ट उस दिन बंद था, और नेक्स्ट डे जब भी खुलेगा आप कोर्ट में जा सकते। क्लियर? वापस पढ़ता हूं हिंदी में। न्यायालय इस धारा के अंतर्गत उस दिन बंद समझा जाएगा जिस दिन वह अपने काम के नियमित काल के किसी भी भाग में बंद रहे, एनी पार्ट ऑफ, है ना, किसी भी टाइम बंद रहा तो हम क्या मानेंगे? पूरे दिन कोर्ट बंद था, और आपको एक्स्ट्रा दिन जब भी वापस कोर्ट रीओपन होगा वो दिन मिल। सेक्शन 4 इंडेक्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। धाराएं हालांकि यहाँ सारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लिमिटेशन एक्ट की हर एक धारा महत्वपूर्ण है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पोर्टेंट, एक आधी थोड़ी कम पूछी जाती है, जैसे 14 हो गई, 16 हो गई, है ना, बट हैं सभी महत्वपूर्ण। और ये स्टार्टिंग वाली तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी में क्वेश्चन बनते हैं। चलें आगे। सेक्शन 5 प्री मेंस इंटरव्यू, तीनों के लिए क्वेश्चन बनता है। क्या है सर? अपवाद होगा, ये तो तय है, 4 से 24 तक। सेक्शन 5,
अगर कोई कहे कि पूरे लिमिटेशन में सबसे ज़्यादा पर्सन कहाँ से पूछा जाता है, तो वो है सेक्शन 5। अगर मुझे कोई ओवरऑल कहे कि पूरे लिमिटेशन में एक्ट में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली धारा, सबसे ज़्यादा चांसेस जिसके हैं, तो वो कौन सा रहेगा? सेक्शन 5। क्या है सर? एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड इन सर्टेन केसेस। कुछ समय में हम इस समय को, जो पीछे समय है ना 3 साल 30 दिन 60 दिन 90 दिन, उसे क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। आइए देखते हैं कब। एनी अपील और एनी एप्लीकेशन अदर देन एन एप्लीकेशन अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 21 CPC, यानी यह धारा केवल अपील और एप्लीकेशन अदर देन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री यानी B और C1 पे ही लागू है। ऊपर लिख लीजिए ब्रैकेट में, यह केवल काय पे लागू है? एग्जाम का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सेक्शन 5। यह धारा केवल काय पे लागू है? पहले तो इसे इंपॉर्टेंट करिए, अपील और एप्लीकेशन अदर देन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पे। ठीक है, क्या कहता है सर? मे बी एडमिटेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड। कोई भी अपील या एप्लीकेशन अदर देन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद भी क्या कर सकते हैं? ग्रहण कर सकते। सर धारा 3 तो क्या बोलती थी? शैल बी डिसमिस्ड, यानी पर उसमें शुरुआत में क्या लिखा? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन इन सेक्शन 4 to 24, उनके अंतर्गत रहते हुए, यानी यह अपवाद है। ठीक है। मे बी एडमिटेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड इफ द अपीलेंट और द applicant satisfy the court that he had sufficient cause. Underline it and mark star on it. That he had sufficient cause for not preferring the appeal or making application within such period. हिंदी वाले, कोई भी अपील या कोई भी आवेदन जो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा के आदेश 21 के उपबंधों में से किसी के अधीन के आवेदन से भिन्न हो, विहित काल के पश्चात ग्रहण किया जा सकेगा यदि अपीलार्थी आवेदक न्यायालय का यह समाधान कर दे कि उसके पास ऐसे काल के भीतर अपील या आवेदन न करने के लिए पर्याप्त हेतुक था। यानी क्या समझे? सबसे बढ़िया अपवाद, अगर कोर्ट को आप सेटिस्फाई कर पाए कि सर मैं इस कारण नहीं आ पाया समय के भीतर, तो कोर्ट आपको समय के बाद भी आपकी अपील और एप्लीकेशन अदर देन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री को एडमिट कर ले। आपका काम केवल कितना है कि कोर्ट को सेटिस्फाई करना। तो सर ये तो अपवाद ने सारी बात ही खत्म कर दी। पूरे लॉ के ऊपर किसे डाल दिया? कोर्ट को डाल दिया कि कोर्ट जब चाहे आपको क्या दे देगा? कोर्ट को लगेगा समय देना चाहिए तो कोर्ट समय दे देगा। फिर तो इस एक्ट का कोई सेंस ही नहीं रहा। 2 बातें बोली। पहला बोला सफिशिएंट कॉज, बिना पर्याप्त हेतु के आपको समय एक्स्ट्रा नहीं मिल, और ये समय एक्स्ट्रा कहाँ मिल रहा है? देखिए केवल कहाँ मिल रहा है? अपील और एप्लीकेशन अदर देन ऑर्डर 21। अपील में समय कैसे था? याद आ रहा है क्या? डेज में था, 30, 60, 90। एप्लीकेशन अदर देन ऑर्डर 21 में समय क्या था? ये भी दिनों में ही था, 10, 30, 60, 90। यानी ये धारा उन जगह लागू नहीं है जहां समय सालों में दे रखा है। आपको समय था साल में, कम से कम 1 साल है, और आप सर मैं बीमार था इसलिए मुकदमा नहीं करा पाया। समझ आती है बात? तो साल भर बीमार था रे, 12-12 साल समय है वह, 3-3 साल। साधारणतः समय जो आपने देखा मोस्टली कितना समय है? 1 साल तो टोटल भी आप गिनोगे ना 10 और 5 15 ही जगह है कि नहीं? 2 साल केवल 3 ही जगह है, तो बाकी जगह तो समय है ही कितना? या 3 या 12, है कि नहीं? आपको सालों में समय मिल रहा है और आप कह रहे हैं कि सर मैं बीमार था, घर में कोई मर गया था, उसकी बैठक में था, है सर परेशान था, सर एग्जाम की तैयारी कर रहा था। नहीं लेंगे ना। इसलिए धारा 5 में कौन से 2 नाम नहीं है? शूट नहीं है
और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री नहीं है, जहाँ दोनों में समय क्या ही में था, यस। तो लॉजिक समझ आ रहा है, ऐसे कुछ भी नहीं लिखता है लॉ। धारा 5 में केवल 2 ही लोगों को छूट है, किन्हें, जो अपील करने वाले हैं या एप्लीकेशन अदर देन ऑर्डर 21 करने वाले, यानी जिन्हें समय विचारों कितना मिला है, हाईएस्ट समय कितना है 90 दिन। अगर आप टोटल भी देखो तो 5 जगह से ज्यादा इन दोनों में देखो तो 90 दिन, यानी या तो 30 दिन समय है लोगों के पास या 60 दिन समय है। तो 30 दिन 60 दिन आराम से गुजर सकते हैं या नहीं? मैं बीमार था, बीमार रह सकता हूं या नहीं? कोरोना में लॉकडाउन रह सकता है या नहीं, है ना? तो ये वहां बहाने मार सकते हो आप, सर हमारे घर बैठक की, सर मैं बीमार हो, सर तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, सर एग्ज़ाम एकदम पीक पे थे। यहाँ बहाने मारोगे तो कोर्ट क्या कर सकता है, आपको सुन सकता है। वो भी कोर्ट की मर्जी है सुने या नहीं सुने, पर यहाँ बहाने मारने देंगे क्या? लॉ ने स्पष्ट मना ही कर दिया कि तू बहाना लेके कोर्ट आ ही नहीं सकता। यहाँ आ तो सकता है, आगे कोर्ट जाने, बहाना माने या नहीं माने। यहाँ तो पहली बात एक दिमाग में क्लियर कर लो, सेक्शन 5 केवल काय पे लागू होता है? अपील और एप्लीकेशन अदर देन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। क्यों लागू होता है ये पूछ ले, ये ऐसे नहीं पूछते। इंटरव्यू में कोई बढ़िया आदमी आ गया तो क्यों इन 2 पे ही क्यों लागू है? क्योंकि इनमें समय सीमा, ऐसा पूछ सकते। उन पे क्यों नहीं लागू है? सर सालों में समय सीमा है, जो सालों में नहीं जागा उसे अभी मैं समय दे के कुछ भी उसका नहीं कर सकता। ये कौन लोग हैं बेचारे जिन्हें समय मिला है दिनों में, और 60 दिन 90 दिन कोई बड़ी कहानी पता ही नहीं लगता। क्लियर? याद रहेगा पक्का? ठीक है। तो पहली बात यह केवल धारा अपील और एप्लीकेशन अदर देन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पे लागू है। दूसरा, यह कोर्ट का एग्जाम का क्वेश्चन है, डिस्क्रिशन है। क्या है? आपका अधिकार नहीं है, सर मैं बीमार था तो नहीं आया तो क्या हो गया, सुनो मेरे को, ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं? जैसे 4 में है, सर लास्ट दिन कोर्ट बंद था, मैं क्या करूं, अगला दिन दो, तो वहां आपका क्या है, दादागिरी चलेगी। यहां चलेगी क्या? मैं बीमार था, कोई बात नहीं बेटा, बीमार था, कर रहा है, हम नहीं सुन रहे। क्लियर? यहां क्या चलेगा कोर्ट का? केवल एग्जाम का ये भी क्वेश्चन बनता है कि धारा 5 मैंडेटरी है कोर्ट पे या कोर्ट का डिस्क्रिशन है। क्या है? इट इज द डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन तो जानते हैं सारे, यहाँ ऐसा कोई भी है? विवेकाधिकार, मेरी मर्जी, मेरा विवेक ये कहता है कि समय देना चाहिए तो दूंगा, मेरा विवेक कहता है नहीं देना चाहिए तो नहीं दूं। हो सकता है इनके लिए मेरी बीमारी सफिशिएंट कॉज हो, इन जज के लिए नहीं हो। समझ रहे हैं? ये अपना अपना विवेक है, कोर्ट को लगेगा तो। क्लियर? और सबसे इंपॉर्टेंट जो धारा 5 में पूछते हैं वर्ड, सफिशिएंट कॉज। ये वर्ड याद रखना, और कुछ नहीं लिखना इसकी जगह, इसकी जगह यही वर्ड आएगा। प्रॉपर रीजन, ये अपनी मर्जी से नहीं, है ना? वर्ड सेम यही होगा, सफिशिएंट कॉज। पर्याप्त हेतुक लिखा है क्या हिंदी में? तो क्या लिखा? चेंज कर लो, डायरेक्ट नहीं लिखा तो पर्याप्त हेतुक, यही लिखना होगा एग्जाम, इसके अलावा कुछ भी ऑप्शन नहीं। क्या क्या याद रखना है? सेक्शन 5 अपील और एप्लीकेशन अदर देन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पे लागू है। अगर कोर्ट को आप क्या दिखाते हो, पर्याप्त हेतुक, सफिशिएंट कॉज दिखाते हो, तो कोर्ट चाहे तो आपका समय बढ़ा सकता है। क्लियर? आजकल एक तगड़ा क्वेश्चन, कई जुड़े, हमारे राजस्थान तक तो इसकी भनक नहीं पहुंची है, पर एक आजकल बहुत शानदार चीज़ है। मान लीजिए आपका कॉज सफिशिएंट हो तो भी क्या कोर्ट को जरूरी है, कोर्ट को लगे भी सफिशिएंट, तो भी कोर्ट पे कंपलसरी है क्या कि वो आपका समय बढ़ाए? डिस्क्रिशन नहीं है, डबल डिस्क्रिशन है। सेक्शन 5 को क्या बोलते हैं? पहले तो किसी कारण को मैं पर्याप्त कारण मानूं या नहीं, दूसरा पर्याप्त कारण होने पे भी मैं उसकी समय ज्यादा दूं या नहीं। नहीं समझ रहे बात को? डबल डिस्क्रिशन का सेक्शन बोलते हैं सेक्शन 5 को, कि पहली बात तो आपने जो कारण दिया मैं इसलिए नहीं आ पाया, वो मेरी नजर में नहीं आने का पर्याप्त सफिशिएंट कॉज है या नहीं। मुझे लगता है पर्याप्त कॉज तो था, फिर भी मैं चाहूं तो क्या नहीं करूं, आपको समय एक्स्ट्रा ना दूं, मेरी मर्जी।
क्लियर? यानी धारा 5 प्योरली कोर्ट का मर्जी है ना? कुल मिला के आपको गिड़गिड़ा के ही जाना पड़ेगा, जाना है। चलें आगे। कैसे भावना समय देखते रहते हो आप, क्या बात है? घड़ी पीछे करेंगे? लेट होती है आपको, कहीं जाना होता है क्या? तो ऐसे ही मेरे को फिर ऐसा लगता है ज़्यादा बढ़ा दिया है, मत देखा करो भाई। चलिए चलें आगे। एग्जाम में इंडेक्स में भी धारा 5 बहुत बार पूछी जाती है ना? जैसे क्वेश्चन आ जाएगा आपका ऐसे प्रैक्टिकल घुमा के क्वेश्चन पूछेगा चलते ही कि एक व्यक्ति है जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है ना? और अपने वाद लाने के समय सीमा की समाप्ति होने के पश्चात वह अपनी गंभीर पीड़ा को लेकर न्यायालय में गुहार लगाता है। कौन सी धारा के अंतर्गत लगा सकते हैं? एक खींच थप्पड़ मार घूमता जाओ तीतर लाए, वाद लाता है, छूट लाता है, बोला मैंने, छूट पे ये लागू, यहां फंसोगे आप लोग। 1 घंटे से बोल रहा हूं काय पे लागू है केवल? सुनते क्यों नहीं हो क्वेश्चन? आप उनके जालों में मत फंसो। वो तो सारे आपको लगेगा कि मेरे को आता सब था, मेरे पर्सन क्यों नहीं सही हुए। उसका कारण यही है कि वो पर्सन सीधे आपको परोस के नहीं देते हैं। उन्होंने क्या होशियारी की कि ये हाथों हाथ भागेगा, मेरे को धारा याद है, मेरे को धारा याद है। धारा पूछ ही नहीं रहा वो, है ना? आपको और प्रैक्टिकल देते ही आपका दिमाग को रिप्लाई हुआ, अच्छा ये बीमार था, गंभीर बीमार था, यानी सफिशिएंट कॉज तो है ये, यानी धारा 5 में 100% आएगा ये। तो समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? तो आप ऐसे जल्दी से जजमेंटल मत होइएगा, वहां एक एक पर्सन को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर? और ऐसा नहीं है ये मैंने पूछा है, ये वास्तव में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बनाया है ना, अप्रैल फूल किया है, ऐसा कुछ नहीं है। वास्तव में एग्जाम में आया है कि एक वाद है जिसके अंदर पर्याप्त कारण के तहत वह अपनी समय सीमा बढ़वाना चाहता है। इनमें से कौन सी धारा के तहत यह आवेदन लगेगा? है ना? कोई बात नहीं, तो आपको नहीं आया, बाकी भी तो लोग थे, हिंदी वाले भी हैं, उन्होंने भी गलती बोला। आपको अकेले को किसी को टारगेट थोड़ी करता हूँ, पर वहां ये गलती होती है। क्लियर? ध्यान रखिएगा। चलें आगे। वापस पढ़ता हूँ, हिंदी वाले ध्यान दीजिए। कोई भी अपील या कोई भी आवेदन जो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के बंदों में से किसी के अधीन के आवेदन से भिन्न हो, यानी एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री से क्या है? अलग है, विहित काल के पश्चात ग्रहण किया जा सकेगा। किसकी मर्जी है? कोर्ट की मर्जी। यदि अपीलार्थी आवेदक न्यायालय का यह समाधान कर दे कि उसके पास ऐसे काल के भीतर अपील या आवेदन न करने के लिए क्या था? पर्याप्त हेतुक था। तो कुल मिला के सफिशिएंट कॉज आप साबित करोगे तो कोर्ट चाहे तो आपकी अपील को या एप्लीकेशन देन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री को समय के बाद भी एडमिट कर सकता है। क्लियर? स्पष्टीकरण। पर्याप्त कारण का एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने। पर्याप्त कारण हजारों हो सकते हैं, हाँ या ना? कोर्ट को कोई भी कारण क्या लग सकता है? पर्याप्त लग सकता है ना? वो कोर्ट के विवेक पे है। सर मैंने क्या, वो दादी जी गई थी तो गंजा हो गया था तो बाहर निकलने में शर्म आती थी, कोर्ट चाहे तो इसे भी क्या मान सकता है? कोर्ट का भरोसा है ना, वो कोर्ट का विवेक है। ठीक है, तो कोर्ट किसी भी चीज को, उनमें एक एग्जाम्पल दिया है कि इसे भी क्या माना जाएगा? पर्याप्त हेतु। कि भाई हाईकोर्ट का कोई इंटरप्रिटेशन था किसी सेक्शन को लेके, मुझे सुनने में आया कि हाईकोर्ट ने ऐसा कहा है कि आप इतने समय बाद भी जा सकते हो, और मैं हाईकोर्ट के इंटरप्रिटेशन से बरगला के समय के बाद गया, तो मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ सर ये गलती मेरे से क्यों हुई? क्योंकि हाईकोर्ट का कोई डिसीजन था, कोई इंटरप्रिटेशन था, मैंने पढ़ा, मुझे ऐसा लगा कि मैं इसमें 30 दिन नहीं 60 दिन में जा सकता हूँ, तो मैं गलती से कितने दिनों में आया। तो ये भी एक कारण हो सकता है। क्लियर? सेक्शन 6 वापस से बहुत इंपॉर्टेंट धारा। क्या है सर सेक्शन 6? लीगल डिसेबिलिटी। देखिए, अपील और एप्लीकेशन अदर देन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का तो इलाज हो गया। कोई भी कारण लेके आप जाओ,
आप जा सकते हो, वो कोर्ट को क्या लगना चाहिए, पर्याप्त लगना चाहिए। यही बात थी। बच गए कौन दो, शूट और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। वहाँ समय पहले से ही कितना है, सालों में है, तो उसमें समय ऐसे नहीं बढ़ाना चाहिए। परंतु 3 इन्होंने कारण बताए जो लीगली डिसेबिलिटी है, लीगल डिसेबिलिटी है, यानी उस समय कोई व्यक्ति वाद ला ही नहीं सकता, है ना, वो क्या है, लीगल तौर पे डिसेबल है। तो फिर क्या इलाज है उनके पास, वो वाद ला ही नहीं सकते थे, पॉसिबिलिटी नहीं थी इसलिए वो नहीं लाए। तो इसमें उनकी गलती या लॉ की गलती? 3 चीजें बोली। अगर कोई व्यक्ति माइनर है, क्या है, बालक होते हैं तो पता रहता है क्या अपने क्या अधिकार है, कौन सा केस करना है, मेरे नाम कौन सी ज़मीनें हैं, उस पर किसने कब्जा कर लिया, किसने मेरे रुपए लिए, कौन खा गया, पता रहता है क्या कुछ? तो वो वाद लाए, नहीं ला सकता। दूसरा, चलो अभी तो नेक्स्ट फ्रेंड वगैरह आपके पास जुगाड़ है, पर कोई नहीं लाए नेक्स्ट फ्रेंड वगैरह, तो फिर दूसरा इनसेन, पागल, और एक इन्होंने स्पेशल नाम दिया है पता नहीं क्यों, इडियट। ये 3 लीगल डिसेबिलिटीज हैं, याद रखेंगे। ये खुद भी क्वेश्चन आता है पहले तो, 3 लीगल डिसेबिलिटी क्या है लिमिटेशन एक्ट में, 3 ही है, इसके अलावा कोई लीगल डिसेबिलिटी नहीं है। माइनॉरिटी, इंसेनिटी और इडियोटी, मतलब अप्राप्तव्य, यानी आपने व्यवस्था प्राप्त नहीं की है, इंसेन है, पागल है, और ये क्या है, जड़ बुद्धि, जिसकी बुद्धि क्या है, काम, पागल तो नहीं है पर बुद्धि से वो क्या है, जादू है? पागल तो नहीं है पर क्या है, जड़ है ना, इडियट है। तो जादू जान गए, धूप वाला, ठीक है, चलो कुछ तो जानते हैं आप। ये 3 लोग हैं, इन्हें हम लीगल डिसेबल पर्सन बोलते हैं। मान लीजिए, इधर देखिए, एक व्यक्ति है, माइनर है, क्या है, माइनर है, मान लीजिए 12 साल का है, ठीक है। कॉज ऑफ एक्शन शुरू हुआ, साधारणतः समय कितना ले रहे हैं हम, 3 साल मिलेगा इसे। 3 साल में मुकदमा नहीं लाएगा तो उसके बाद सेक्शन 3 क्या बोलता है, कोर्ट शैल डिसमिस द सूट। 3 साल में तो ये कितना हुआ, 15 साल का हुआ। तो ये तो 18 साल से पहले क्या नहीं होता, मेजर नहीं होता, इसमें बुद्धि नहीं है, तो ये वाद लाएगा क्या? तो इससे तो मान लीजिए इसकी कोई संपत्ति थी, करोड़ों की थी, उसमें इसके चाचा ने कब्जा कर लिया जब ये 12 वर्ष की उम्र का था, है ना। चलो करोड़ों रुपए ले लिए, मान लीजिए इसके पैसे थे, वापस ले सकता है कितने समय में, 3 साल। इसने वाद, क्योंकि माइनर था, इसे समझ नहीं थी, वाद लाया नहीं और 3 साल निकल गए। उसके बाद में ये जब मेजर हुआ, 18 का हुआ, ये केस लेके कोर्ट में जाता है और कोर्ट क्या कहेगा, आपका समय क्या हो चुका है, समय। इसकी क्या गलती बेचारे की, ये बताओ अब यहाँ। वो माइनर था, ये उसकी गलती है क्या? वो नहीं समझ पा रहा है, ये तो प्राकृतिक है कि वह 18 वर्ष से पहले अपने अधिकारों को समझ पाने में सक्षम है नहीं। तो वो केस कैसे लेके आता? आपने तो कह दिया कि समय के बाद केस नहीं लाएंगे, कोर्ट रिजेक्ट कर देगा, तो वो बेचारा लाता कैसे? वो तो क्या था, यहां उसे क्या मिलेगा, समय मिलेगा। तो सर 5 में और 6 में फिर फर्क क्या रहा? 5 में दिनों में था, उसमें समय बढ़, वहां कोई भी कारण से जा सकते हो, यहां कारण केवल लीगल डिसेबिलिटी एक, वो डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट था, ये राइट, क्योंकि यह क्या है, लीगली डिसेबल। सर लीगल डिसेबल पर्सन को अपील करनी हो तो 5 में जाओ ना, क्या दिक्कत है? एप्लीकेशन अदर देन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, धारा 5 में जाओ। यह केवल किसके लिए लागू है, धारा 6 ए और C2, यानी शूट और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, यानी जिन पे धारा 5 लागू नहीं है, केवल उन्हीं पे धारा 6 लागू है। ये भी याद रखना है, धारा 6 केवल शूट यानी वाद, ये क्या हो रहा है मेरे भी, शूट और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, यानी जहां वर्षों में समय है, केवल वहीं पे लागू। 3 डिसेबिलिटी क्या है, माइनॉरिटी, इंसैनिटी,
एक व्यक्ति है वो पागल है और वाद लाने का अधिकार शुरू हो गया, यहाँ खत्म होता है। वो पागल है, पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। अरे ऐसा गाना सा नहीं लग रहा, लड़की पागल है। तो जब पागल था तब वो अपने अधिकार के बारे में नहीं जानता था, तो वाद ला भी नहीं सकता था। तो जब भी वो सही होगा तब से उसे समय मिलना चाहिए, हाँ कि नहीं? कितना मिलना चाहिए? उतना ही जितना नॉर्मली मिलता। क्लियर? अब समझिए इस धारा को। एक व्यक्ति है जो वाद लाने के अधिकार से पहले क्या है? माइनर है। यहाँ पे वो माइनॉरिटी यहाँ मेजर हो गया ना, तो यहाँ से उसे कितने मिल जाएंगे? ये व्यक्ति है, ये समय था, ये यहाँ पे पागल है, ये पागल चला पागल चला पागल चला, यहाँ से ही हो गया। तो यहाँ से अब कितना मिलेगा? कॉज ऑफ एक्शन अराइज तो यहाँ हुआ था, पर माना कब जाएगा? यहाँ। जिस दिन वो सही हुआ उस दिन से उसे समय मिलेगा। क्लियर? क्योंकि भाई समझ पकड़ेगा तब वाद लाएगा ना, तो उसका समय समझ पकड़ने से पहले जो भी समय व्यतीत हुआ वो काउंटिंग में नहीं ले। क्लियर? आइए पढ़ते हैं सेक्शन 6 क्या लिखा है। 5 सबसेक्शन है इसमें, है ना? 5 देखते हैं। 5 में लीगल डिसेबिलिटी की बात है। 5 केवल सूट और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पे ही लागू है, ध्यान रखेंगे ये बात जी। आइए देखते हैं। पहले पढ़ूं कि पहले बताऊं? बता तो दिया ही वैसे लमसम। Where a person entitled to institute a suit or make an application for execution of decree। पहले तो यहाँ अंडरलाइन कीजिए, सेक्शन 6 केवल काय पे लागू है? शूट और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, यानी जिन पे सेक्शन 5 लागू नहीं है केवल उन्हीं की बात कर रहा है। ठीक है सर। दूसरी चीज, एट द टाइम फ्रॉम विच द प्रिस्क्राइब पीरियड इज रिकॉर्ड इज टू बी रिकॉर्ड। जब प्रिस्क्राइब पीरियड शुरू होना है उस वक्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टिक कीजिए, आपको समझ अभी आएगा थोड़ी देर में, एक बार आप टिक कर लीजिए। कब होना चाहिए वह डिसेबल? जब समय शुरू हो रहा हो। बहुत जरूरी है ये, समय के शुरुआत में वो क्या हो? डिसेबल हो। इज ए माइनर, इनसेन और एन इडियट। लीगल डिसेबिलिटी कितने प्रकार की? इसके अलावा कुछ भी एग्जाम में आए वो लीगल डिसेबिलिटी नहीं है। माइनर, इनसेन, इडियट, अवयस्क, पागल और जड़। ही मे इंस्टीट्यूट द शूट और मेक द एप्लीकेशन विद इन द सेम पीरियड। कब कर सकता है वो? उतने ही समय में, आफ्टर द डिसेबिलिटी हैज सीज्ड। डिसेबिलिटी खत्म होने के बाद उसे उतना ही समय मिलेगा। कितना? एज वुड अदरवाइज हैव बीन अलाउड फ्रॉम द टाइम स्पेसिफाइड देयरफॉर इन द थर्ड कॉलम ऑफ द शेड्यूल। थर्ड कॉलम कॉज ऑफ एक्शन का है शेड्यूल में, यानी कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने से जितना मिलता उतना ही उसे उसकी डिसेबिलिटी खत्म होने के बाद से मिलेगा। आइए देखते हैं क्या बोलता है फर्स्ट सेक्शन 6 का फर्स्ट सबसेक्शन। ये समय है, कॉज ऑफ एक्शन यहाँ अराइज हुआ, यहाँ समय क्या होता है? खत्म होता है। कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने से पहले वो क्या होना चाहिए? तीनों में से कोई एक डिसेबिलिटी। समझ रहे हैं बात को? इससे पहले वो क्या होना चाहिए? या तो पागल, या माइनर, या जड़। तो जब तक ये पागल है तब तक समय शुरू, यहां सही होता है तो यहां से समय शुरू हो जाएगा, यहां नहीं हुआ, यहां से ही होता है तो यहां से हो जाएगा। यानी इसमें ये एंड लिमिट देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो जिस दिन सही होगा, 5 साल में होता है, 10 में होता है, 12 में होता है, 20 में होता है, 25 में होता है, 40 में होता है, 50 में, 100 में, जब भी सही होगा तब से उसे क्या मिलेगा? उसका समय चलना। वो 40 साल बाद में सही होता है पागल से, तो 40 साल बाद उसे क्या मिल जाएंगे? 3 साल। आ रही है बात समझ? जब भी उसकी डिसेबिलिटी खत्म होगी तब उसे क्या मिलेगा? सब। ये है, यहाँ वो क्या है? माइनर है। माइनर तो 18 साल हाईएस्ट होता है मेजर होने में। ये मान लीजिए 12 साल का है तो 6 साल में वो क्या हो जाएगा? मेजर। तो जब भी मेजर होगा तब से क्या होगा? सब।
क्लियर? यहाँ हमेशा ये देखना है जिस दिन डिसेबिलिटी खत्म होगी उस दिन से वो क्या हो जाएगा, उसका समय चलना स्टार्ट हो। पर इसने कहा कि डिसेबिलिटी कब होनी चाहिए, समय शुरू होने से पहले। अब इधर देखिए खेला, ये एक व्यक्ति है जो सही है, टकाटक है, क्या है, समय शुरू हुआ, समय शुरू होने के अगले ही घंटे पागल हो गया। मान लीजिए वो किसी से अरबों रुपए मांगता था, ये बात उसे पता थी, वो इतने दिन से वेट कर रहा था कि हाँ भाई साहब अपना 1 साल खत्म होगा, वो अरबों रुपए मिलेंगे, वापस केस करूँगा, वापस केस करूँगा। वो समय शुरू हुआ, होते ही उसने पैसे मांगे, उसने मना किया, वो पागल हो गया, गए पैसे। समय शुरू होने के पहले पागल होना चाहिए। समय शुरू हुआ, उसने पैसे मांगे, मना कर दिया, उसके 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 घंटे बाद कभी भी पागल हुआ है, अब समय नहीं रुकने वाला। यानी लीगल डिसेबिलिटी समय चालू होने से पहले की होनी चाहिए। वह ये समय चालू हुआ, साल भर वो सही था, फिर पागल हो गया, क्या समय रुकेगा क्या? नहीं। एक बार स्टार्ट हुआ समय किसी भी लीगल डिसेबिलिटी इनेबिलिटी के कारण रुकता नहीं। एक बार चल, ये लॉ उल्टा लॉजिक लगा रहा है। यहाँ कह रहा है 1 साल तो था ना तेरे पास, अब हम कितना वेट करें, समय रोकेंगे नहीं। अगर तू पहले से पागल होता तो हम तेरे का समय देते, तेरे को नया समय जब भी सही होता, पर तू सही था तब तेरे को करनी थी, अब पागल हो गया, अब हम तेरे लिए रुकने वाले नहीं। एक बार समय शुरू होने के बाद कोई भी इनेबिलिटी, कोई भी डिसेबिलिटी समय को रोक नहीं सकती। फिर वो वास्तव में समय है जो किसके हाथ में नहीं आता। सीधी पढ़िए धारा 9 सेक्शन 9, कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम। दिख रहा है, देखिएगा, वेयर वंस टाइम हैज बिगन टू रन, जब एक बार समय चलना शुरू हो जाता है, नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनेबिलिटी टू इंस्टीट्यूट ए शूट और मेक एन एप्लीकेशन स्टॉप सेट। समझ आई बात? कि एक बार अगर समय चलना शुरू हो गया तो बाद में आप क्या हो रहे हो, माइनर तो बाद में हो नहीं सकते, एक बार मेजर होने बाद में माइनर हो सकते हो क्या? नहीं। तो एक बार समय शुरू होने के बाद वापस से अगर आप डिसेबल होते हो तो नहीं रुकेगी। क्लियर? वो समय चल गया मतलब चल गया। आ रही है बात समझ? यानी इसका अर्थ क्या हुआ, ये कॉज ऑफ एक्शन है, ये समय खत्म होता है। यहाँ एक व्यक्ति क्या है, मान लीजिए माइनर है, ठीक है, यहाँ मेजर हुआ, मेजर होते ही समय चलना शुरू हो गया, और मेजर होके ही 10 दिन में वो क्या हो गया, पागल हो गया। क्या समय रुकेगा क्या? एक बार समय चालू मतलब अब चालू। यहाँ देखिए ये समय है, वो व्यक्ति सही है, जब समय चालू हुआ, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, वो सही है, उसके 6 महीने में क्या हो गया, पागल हो गया। क्या समय रुकेगा? नहीं। समय केवल तब रुकता है जब कॉज ऑफ एक्शन से पहले ही वो लीगल डिसेबल हो। समझ गए? ये समय शुरू है, यहाँ वो माइनर है, हाँ भाई जब तक माइनर रहेगा तब तक समय शुरू नहीं, यहाँ मेजर हुआ, यहाँ से 3 साल। ये समय शुरू है, समय शुरू होने से पहले वो पागल है, तो जब तक पागल रहता है, यहाँ पागल खत्म हुआ, यहाँ से समय शुरू हो जाएगा। क्लियर? यानी जब समय शुरू होता है तब उसके पास क्या होनी चाहिए, डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तो समय रुकेगा, क्योंकि इस धारा 9 कहती है एक बार समय शुरू हो गया उसके बाद वो रुकता नहीं। वापस पढ़िए सेक्शन 6, आइए देखते हैं क्या लिखा है। Where a person entitled to institute a suit or make an application for the execution of decree is at the time which the prescribed period is to be reckoned। ये वर्ड अब मतलब समझ आ रहा है? कब होना चाहिए वो इडियट, इनसेन और माइनर? जब समय शुरू होने वाला हो तब। A minor, insane or idiot, he may institute a suit or make the application within the same period, उतना ही समय मिलेगा after the disability as would otherwise have been allowed from the time specified therefore। हिंदी वाले, जहाँ की कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वाद संस्थित करने या किसी डिक्री निष्पादन के लिए आवेदन करने का हक हो, उस समय कब होना चाहिए वो लीगल डिसेबल? उस समय जब से विहित काल की गणना की जानी हो, यानी कॉज ऑफ एक्शन शुरू होता है
उस समय वो क्या होना चाहिए, लीगल डिसेबल होना चाहिए। क्योंकि उस समय नहीं था, बाद में हुआ, तो एक बार समय चालू हो गया उसके बाद समय रुकता, आ रही है ना बात समझ, ठीक है। उस समय जब से वेदकाल की गणना की जानी है, प्राप्तव्य है, पागल है, जड़ है, वहां उस निर्योग्यता का अंत हो जाने के पश्चात वह उतने ही काल के भीतर वाद या आवेदन कर सकेगा जितना उसे अन्यथा अनुसूची के तीसरे स्तंभ में तदर्थ विंदित समय से अनुज्ञात होता। क्लियर? तो पहला क्या था सर? सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्या कहता है सर? ये कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है उससे पहले किसी भी डिसेबिलिटी है ना, 3 है ना डिसेबिलिटी, ये कॉज ऑफ एक्शन है। तो डिसेबिलिटी यहाँ तक रहती है, कहीं भी रह सकती है, मैं आगे भी ले जा सकता हूँ। जहाँ आप कहोगे खत्म, यहाँ कर देते हैं खत्म, तो यहाँ से उसे क्या मिलेगा, उसका जो भी 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3। में एग्जाम्पल हम कितना ले रहे हैं, 3 साल। तो जब डिसेबिलिटी, यहाँ लिख लिए डिसेबिलिटी सीज्ड, तो जिस दिन डिसेबिलिटी सीज्ड होगी वहां से उतना उसे क्या मिलेगा, उसका समय मिलेगा। चले आगे, सबसेक्शन 2 क्या कहता है, आइए देखिए, सबसे मस्त काम है। एक व्यक्ति 2 डिसेबिलिटी से सीज्ड है, इधर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है डायरेक्ट की। एक व्यक्ति कितनी डिसेबिलिटी सीज है, 2। इसमें 2 एग्जांपल ले सकते हैं। पहला देखिए, एक व्यक्ति बच्चा है और यानी पागल बच्चा है, हो सकता है या नहीं हो सकता, है ना, माइनर भी है और इंसेन भी है, पॉसिबिलिटी है या नहीं है दाब दाब के, ठीक है। तो ये क्या है, डिसेबिलिटी है इसकी, कितनी डिसेबिलिटी चल रही है, 2। ये पागल है, पागल है, पागल है, बच्चा है, बच्चा है, यहाँ क्या हो जाता है, मेजर, पर अभी भी क्या है, क्या समय चालू हो जाएगा, क्या लॉजिक समझ पा रहे हैं? क्योंकि अभी भी एक डिसेबिलिटी उसमें मेजर तो हो गया, मेजर होने से समय शुरू नहीं हो, क्योंकि डिसेबिलिटी कितनी थी, तो मेजर 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 तो है, पागल भी है, पागल भी है, यहाँ पागल सही है, तो यहाँ से क्या होगा, बोथ डिसेबिलिटी सीज, तब से क्या होगा, समय से। ये तो बहुत सिंपल था, समझ आया होगा। इधर आइए वापस, अरे मैं जो लिखा हुआ है वो पढ़ाऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हो, इधर आओ। कुछ लगे तो अगले दिन भी पूछ सकते हो, ऐसे डरो मत, मैं भागने नहीं वाला, है ना, पढ़ा के कि अल्लाह आज अभी कर लेते हैं ना, पहले इसे समझिए आराम से बात को। एक इसमें ये भी ऑप्शन हो सकता है, देखिए, मैं माइनर हूं, एक व्यक्ति क्या है, माइनर, एक डिसेबिलिटी, अभी वो डिसेबिलिटी चल रही है, 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 यहां वो क्या होता है, मेजर। मेजर होते ही अगले दिन पागल हो गया, तो एक बार समय शुरू हुआ तो रुकेगा नहीं, फिर तो कुछ रुकता नहीं है। और मेजर होने से जस्ट एक दिन पहले पागल हो गया और अगले दिन मेजर हुआ, तो क्या समय चालू हो जाएगा, नहीं, क्योंकि अभी भी क्या है, एक डिसेबिलिटी तो पड़ी है। यानी जिस दिन दोनों डिसेबिलिटी, यानी अब जब वो पागलपन खत्म होगा उस दिन क्या होगा, टाइम शुरू। आई बात समझ? यानी एक व्यक्ति एक से अधिक डिसेबिलिटी से ग्रसित है, तो जब जिस दिन दोनों डिसेबिलिटी खत्म होती है, एक, या जब कोई व्यक्ति एक डिसेबिलिटी से ग्रसित है और वह डिसेबिलिटी खत्म होने से पहले ही दूसरी शुरू हो जाती है, तो तब भी जब दूसरी वाली खत्म होगी तब से टाइम शुरू होगा। नहीं आई बात समझ? जो मैं फटाफट में बोल गया। जब कोई व्यक्ति 2 डिसेबिलिटी, यही लिखा है बैरेक्ट में भी, जब कोई व्यक्ति 2 डिसेबिलिटी से सीज है तो जिस दिन दोनों खत्म होगी उस दिन से समय शुरू होगा, एक। जब कोई व्यक्ति एक डिसेबिलिटी से सीज है ना, परंतु उस डिसेबिलिटी खत्म होने से पहले दूसरी हो जाती है, हाँ, तो समय कब शुरू होगा, जब ये दूसरी डिसेबिलिटी है यानी पागलपन भी खत्म होगा, तब से समय शुरू। अब पढ़िए डायरेक्ट, सेम लैंग्वेज, दोनों बातें पढ़ेंगे हम, देखिएगा, है ना, ये सेकंड में ही है, कोई भी एक। जहां की ऐसा व्यक्ति उस समय से जब से वेदकाल की संगणना की जानी हो, ये तो हमें तारीख पता है, कॉज ऑफ एक्शन से पहले, ऐसी 2 निर्योग्यताओं से ग्रस्त हो। इससे पहले कॉज ऑफ एक्शन से पहले ये देखिए चार्ट में क्या लिखा है, 2 निर्योग्यताओं से ग्रसित हो, पागल भी है और बच्चा भी है। ये तो एक हो गया,
ऑप्शन दूसरा, ये इधर आइए, जहां की वह अपनी निर्योग्यता का अंत होने से पूर्व, मेजर होने से पहले ही क्या हो गया, निर्योग्यता अंत होने से पूर्व किसी दूसरी निर्योग्यता से ग्रस्त हो जाए, ये एग्जाम्पल हो गया। तो वहां समय कब चालू होगा, जब दोनों निर्योग्यताएं खत्म हो जाए, सीज हो जाए। इंग्लिश वाले इधर देखिए, चार्ट से मैच कीजिए। वेयर सच पर्सन एट द टाइम फ्रॉम विच द प्रिस्क्राइब पीरियड इज टू बी रिकॉर्ड, ये है लाइन प्रिस्क्राइब पीरियड शुरू होने की। अफेक्टेड बाय 2 सच डिसेबिलिटी, 2 डिसेबिलिटी है, ठीक है सर। और वेयर, फिर ये इसकी बात कर रहा है, वेयर बिफोर इज डिसेबिलिटी सीड, यानी ये मेजर हो रहा है, उससे पहले ही क्या हो रहा है, बिफोर इज डिसेबिलिटी सीड ही इज अफेक्टेड बाय अनदर डिसेबिलिटी, ही मे इंस्टीट्यूट द शूट और मेक द एप्लीकेशन विद इन द सेम पीरियड आफ्टर बोथ डिसेबिलिटी हैज सीज्ड एज वुड अदरवाइज हैव बीन अलाउड फ्रॉम टाइम। देखिए आप सिर्फ बैरेक्ट पढ़ रहे हैं, बैरेक्ट पढ़ने से ये तो आप एक दिन एक काम करिए, ट्राई कीजिए फिर अपने आप को। अपन आज धारा 6 तक कर ली, ये तो आपको आ जाएगी पढ़ते ही। धारा 7, 8 या 9 भी कर ली, धारा 7, 8, 10, 11 ये कल पढ़ के आना और मुझे समझाना कि ये लिखा है। बैरेक्ट से कंफ्यूज ही होगे, मौत आ जाएगी। एक बार आप इन्हें समझ लो, फिर मैच करते रहना लैंग्वेज। सिविल माइनर एक्ट हाथ में ताबे नहीं खाते हैं इतना सोरा, और खाने के बाद फिर वो नाचते हैं अपने इशारों पे, है ना। एक बार उन्हें अपने कंट्रोल में कर लो, उसके बाद आप जैसा करना चाहते हो कर लेना। एक बार इसे समझ लो। क्लियर? सेकंड पॉइंट तक हुआ। थर्ड पॉइंट, सेकंड वाला एक चार्ट बना दूं कोई सा। ये कॉज ऑफ एक्शन है, ये समय खत्म हो रहा है, इससे पहले वो 2 डिसेबिलिटी से ग्रसित है। तो जिस दिन यहाँ मेजर हुआ समय शुरू होगा क्या? नहीं। और यहाँ साउंड माइंड हो गया, समय शुरू हो जाएगा। यहाँ से उसे कितना मिलेगा? 3। क्लियर? थर्ड पॉइंट क्या है सर? थर्ड पॉइंट इधर देखिए, इसमें तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना, ये तो बात सबको समझ आई हुई है। ये कॉज ऑफ एक्शन है, ये समय यहाँ खत्म हो रहा है, ये जितना भी समय था। समय से पहले ही डिसेबिलिटी होनी चाहिए, ये भी हमें पता है। उसके बाद होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक बार समय शुरू मतलब शुरू। यहाँ वो क्या है, मान लीजिए पागल है, ठीक है। हमने क्या कहा, वो पागल अगर 10 साल रहे, 20 रहे, 30 रहे, 40 रहे, 50 रहे, 60 रहे, जब तक वो पागल है समय शुरू नहीं। पागलपन खत्म तब से समय शुरू। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ये पागलपन उसकी मृत्यु तक रहे? हो सकता है। पैदा ही पागल हुआ और मरा तब तक क्या था? इंसेन था, इडियट था, या माइनॉरिटी में ही मर गया। हो सकता है, ठीक है। अब क्या करें? करोड़ों की संपत्ति थी, जिसकी थी वो पागल था, पागलपन के दौरान ही वो मर गया। केस करता कब? केस तो जब पागलपन खत्म होता तब से समय मिलता ना, केस वो कर ही नहीं पाया। तो अब उसको जितना समय मिलता, उसकी मृत्यु की दिनांक से उसके एलआर को उतना समय मिलेगा। बहुत सिंपल है कि नहीं? ये मृत्यु तक क्या रहा? पागल। यहाँ क्या हो गई? डेथ। अब यहाँ से जो समय मिलना है, जो भी ईयर्स मिलने हैं, वो इसकी किसे मिल जाएंगे? कोई दिक्कत? बहुत सिंपल था, सॉर्टेड लाइफ है, ठीक है। ये थर्ड था। अब फोर्थ पे आइए, एक और कमाल की बात इधर ये पागल था, समय से शुरू होने से पहले पागल था, पागल था, पागल था, पागल था। पागल में क्या हो गया? डेथ हो गई। तो समय किससे मिलेगा? कितना मिलेगा? उतना ही। पर इसकी डेथ हुई तब इसका जो एलआर था वो माइनर था, क्या वो केस कर सकता है क्या? तो अब उसकी मेजॉरिटी देखेंगे, वो जब यानी फर्स्ट क्लोज लागू हो जाएगा, वो मेजर होगा, तब से समय शुरू होगा। वो पागल भी मर गया, मरा तब उसकी औलाद जो थी वो भी पागल ही थी। तो भाई अब औलाद जब सही होगी तब से समय शुरू। आ रही है बात समझ? यानी आप डिसेबिलिटी के दौरान ही मर जाते हैं तो जो एलआर है उसे समय मिलता है। ये तो थर्ड क्लोज ने बोला। पर आप जब मरे तब आपका एलआर भी क्या था? डिसेबल था।
किसी भी प्रकार से ये लीगल डिसेबिलिटी थी। तो जब LR एलिजिबल होगा, यानी ये फर्स्ट और सेकंड क्लोज अब किस पे लागू हो जाएंगे? LR पे भी लागू हो जाएंगे, यानी वो एबल होगा, उसकी डिसेबिलिटी सीज होगी, तब से समय शुरू होगा। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है, थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं पहले। वेयर द डिसेबिलिटी कंटिन्यूज अप टू डेथ, हमने बात की थी डेथ तक चालू है डिसेबिलिटी, तो डेथ के बाद किसे मिल जाएगा समय? LR, ठीक है। His legal representative may institute the suit or make the application, कितना समय मिलेगा? उतना ही जितना इसे मिलता। May institute within the same period after that as would otherwise have been allowed from the time so specified. Clear? फोर्थ में तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी थर्ड में, फोर्थ क्या है? जब आप डिसेबल रहे, डिसेबिलिटी में ही मर गए, आपका जो LR है वो भी क्या है? जब आप मरे उससे अगले दिन डिसेबल हुआ तो एक बार समय शुरू रुकेगा नहीं। आपकी डेथ हुई तब LR भी क्या है? या माइनर है या वो है आपका इंसेन है या इडियट है, तो भी समय शुरू नहीं हो। तो अब LR पे क्या लग जाएगा? क्लोज फर्स्ट और क्लोज सेकंड। एक डिसेबिलिटी है तो क्लोज फर्स्ट, दो है तो क्लोज सेकंड, यानी अब उसकी भी डिसेबिलिटी जब तक सीज नहीं होती समय आगे नहीं। Where the legal representative referred to in subsection 3 is at the date of death of the person to whom he represents affected by any such disability. LR भी क्या है? लीगली डिसेबल है। द रूल्स कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 and 2 shall apply on LR। अब किस पे अप्लाई होंगे वो? यानी ये X है, उसका बेटा था Y, ठीक है। X यहाँ पे क्या है? पागल है। पागलपन के दौरान ही क्या हुआ? डेथ हो गई। डेथ होते ही समय किसे मिलता है? LR को। पर LR भी क्या था जब डेथ हुई? उससे पहले पागल था या माइनर था। तो जब वह उसकी माइनॉरिटी खत्म होगी या पागलपन खत्म होगा तब से समय शुरू होगा। क्लियर? लास्ट फिफ्थ क्लोज क्या है सर? इधर देखिए, एक और सरकमटेंस हो सकती है। ये व्यक्ति है, पागल है, ठीक है, समय से पहले पागल चला पागल चला पागल चला, यहाँ क्या हो गया? सही हो गया। सही होने से उसे अब नया समय मिलेगा, मान लीजिए 3 साल मिलने थे। क्लियर? कोई दिक्कत? सही हुआ, उसके बाद 1 साल ही ये जिया। कितना जिया? बच गए कितने? 2 साल। ये मर गया, इसने 1 साल में केस नहीं किया। अब LR को कितना समय मिलेगा? बचे हुए 2 साल। सिंपल है कि नहीं है? वापस पढ़ते हैं थोड़ी साफ जगह पे। ये देखो, ये कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है, ये लिमिटेशन एंड हो रही है। यहाँ कोई व्यक्ति क्या है? पागल है, कोई भी डिसेबिलिटी है। क्लियर? ये क्लियर है। तो ये डिसेबिलिटी जब तक चलती है तब तक समय शुरू नहीं होता। यहाँ पे वो क्या हो गया? सही हो गया। कहीं भी कर सकते हैं सही, हमने यहाँ किया है। तो जब से डिसेबिलिटी सीज होगी तब से उसे कितना मिलेगा? जो भी समय है। हाँ या ना? यहाँ तक तो कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए, वो सही होने के बाद 1.5 साल ही जिया। टोटल समय कितना मिलना था? और 1.5 साल में उसने मुकदमा दायर नहीं किया। तो अब बच्चा 1.5 साल में कौन मुकदमा दायर कर सकता है? क्या LR को पूरे 3 मिलेंगे क्या डेथ होने में? नहीं। क्यों? क्योंकि 3 में से 1.5 कौन यूज कर सका है? उसके फादर साहब यूज कर चुके। क्लियर? क्लियर? क्या हुआ भावना जी? मोदी साहब सही है? टकाटक है? ठीक है। Explanation. For the purpose of this section, minor includes a child in the womb. बच्चे का अर्थ क्या है? एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए यह है इंपॉर्टेंट, टिक कर लीजिए, एग्जाम में पूछता है। माइनर वॉर्म में बच्चा है तो उस पर भी यह लागू होता है। क्लियर?